यूई से शादी किए हुए 3 साल हो गए थे। एक बार मैंने गलती से हमारे मैरिज सर्टिफिकेट पर कॉफ़ी गिरा दी। मैं उस खराब डॉक्यूमेंट को रिप्लेसमेंट के लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो ले गया। स्टाफ ने कुछ देर कंप्यूटर पर देखा, फिर ऊपर देखकर मुझसे कहा, सर आपका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड दिखा रहा है। मुझे लगा मैंने गलत सुना, तो मैंने जल्दी से कहा, ये नामुमकिन है, मेरी वाइफ और मैंने 3 साल पहले यहाँ रजिस्टर किया था। स्टाफ ने एक बार फिर ध्यान से चेक किया। उनके एक्सप्रेशन काफ़ी अजीब हो गए। सिस्टम दिखा रहा है कि आप सच में अनमैरिड हैं, लेकिन मिस यूई पहले से मैरिड हैं। उनके स्पाउस का नाम एक दूसरा आदमी है जिसका नाम जियू है। क्या आप इस इंसान को जानते हैं? मेरा सर चकराने लगा, कानों में तेजी से सीटी बजने लगी। सब जानते हैं कि यूई और मैं चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स थे। मैं उसके दिल की वाइट मूनलाइट था, वही जिस पर उसने अपनी जवानी में सीक्रेटली क्रश किया था। और जिया जियू वो सब्स्टिट्यूट था जो उसने तब ढूंढा जब मैं 2 साल के लिए अब्रॉड था और वो मुझे बहुत याद करती थी। मैंने उस फेक मैरिज सर्टिफिकेट को पकड़ा और एक बिना जान वाली बॉडी की तरह कार की तरफ चलने लगा। तभी याजियू का एक मैसेज आया, हबी मैंने अभी एक मल्टी बिलियन डील फाइनल की है। मैंने रोजेज और तुम्हारे फेवरेट श्रिम्प डम्पलिंग्स खरीदे हैं। मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ, क्या तुम मुझे याद करते हो? मैं उस मैसेज को घूरता रहा। अचानक मेरी हंसी निकल गई। मैं तब तक हंसता रहा जब तक मेरी आंखों से आंसू नहीं निकल गए। पिछले 3 सालों से वो मुझसे हर रोज पूछती थी कि क्या मैं उसे याद करता हूँ, पर पता चला कि वो कब की किसी और की लीगल वाइफ बन चुकी थी। मुझे याद आया जब हम छोटे थे, एक बार मुझे कोल्ड हो गया था और मैं स्कूल नहीं जा सका। जब उसे पता चला तो वो रोने लगी और स्कूल जाने से मना कर दिया। वो घर पर रुककर मेरा ख्याल रखने की जिद करने लगी, ये कहते हुए कि वो मेरे बिना डर रही है। मेरे 15th बर्थडे पर वो पूरी रात नीचे बारिश में खड़ी रही ताकि वो सबसे पहले मुझे हैप्पी बर्थडे विश कर सके। मेरे 18 साल की सेरेमनी में फायरवर्क्स के नीचे उसने मुझे गले लगाया और कहा, लिनवन जब मैं 22 की हो जाऊंगी तब हम शादी करेंगे, ओके? जब मैं पढ़ने के लिए अब्रॉड गया, उसने लाल आंखों के साथ मुझे गले लगाया और कहा, 2 साल, मैं तुम्हें सिर्फ 2 साल दे रही हूँ। जब वक्त खत्म होगा मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी। अब्रॉड के उन 2 सालों के दौरान हम लगभग हर रोज वीडियो कॉल करते थे। एक बार मैं अपने थीसिस में बिजी था और 3 दिन तक फोन नहीं उठाया। जब हमने वापस बात की तो वो डिप्रेशन की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थी। वीडियो में उसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, बेबी तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती। जिस दिन मैं वापस आया मैं उसे सरप्राइज देना चाहता था, पर जब मैंने क्लब हाउस रूम का दरवाज़ा खोला मैंने उसे एक लड़के के साथ बैठे देखा जो 70% मेरी तरह दिखता था। मेरे हाथ से बुके ज़मीन पर गिर गया और मैं जाने के लिए मुड़ा। वो मेरे पीछे पागलों की तरह भागी, बार बार समझाती रही कि वो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट था और उन्होंने कुछ और नहीं किया। आखिर में वो 3 दिन और 3 रातों तक बारिश में खड़ी रही। उसे तेज़ बुखार और निमोनिया हो गया और वो बेहोश हो गई। तभी मेरा दिल पिघला और मैंने उसे माफ़ कर दिया। हमारी शादी के बाद मुझे पता चला कि उसका असिस्टेंट बदलकर जियू कर दिया गया है, वही सब्स्टिट्यूट। उसने समझाया कि जियू के पेरेंट्स की तबीयत खराब थी। वो वापस आया और उसने असिस्टेंट के लिए इंटरव्यू पास किया, इसलिए वो उसे ऐसे ही नहीं निकाल सकती थी। एक बार फिर मैंने इसे बर्दाश्त करने का फैसला किया। सोचा नहीं था कि मैं एक मजाक बनकर रह जाऊंगा। कार विला इलाके में गई। मैंने सब कुछ सोच लिया था। जैसे ही मैं अंदर जाने वाला था मैंने लिविंग रूम में यूई और उसकी फ्रेंड के बीच की बातें सुनी। फ्रेंड ने कहा, मैं अभी हॉस्पिटल में जियू से मिलकर आई हूँ, वो ठीक है, बस कुछ खरोचे हैं। तुम बेफिक्र होकर लिनुअन के साथ घर पर रह सकती हो। यूई ने तेवरियां चढ़ाई और अपनी फ्रेंड के हाथ से सिगरेट बुझा दी। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे घर में स्मोकिंग मत किया करो। लिनुअन को स्मोक की स्मेल पसंद नहीं है। फ्रेंड ने उसे हस्बैंड डोटिंग मेनियाक होने के लिए चिढ़ाया। फिर पूछा कि अगर वो उसे सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट की तरह नहीं देखती थी तो उसने जिया जियू के साथ शादी रजिस्टर क्यों की? यूई ने कहा, तो क्या हुआ अगर मैं नहीं करती? मैं पहले सोचती थी कि वो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट है, कि जब लुअन वापस आएगा मुझे उसकी ज़रूरत नहीं होगी। पर उसके जाने के बाद मुझे लगभग हर रात उसके सपने आते थे, इसलिए मैं उसे वापस असिस्टेंट बनाकर ले आई। मैं लिनुअन के बिना नहीं जी सकती, पर मैं जियू को भी नहीं छोड़ सकती। लुअन खुले तौर पर और ईमानदारी से मेरा पति बन सकता है, जियू सिर्फ अंधेरे में रह सकता है। तो क्या हुआ अगर मैं उसे एक टाइटल दे दूं उसकी भरपाई करने के लिए? फ्रेंड ने ठंडी सांस ली और कहा कि उसे डर है कि मुझे पता चल जाएगा। यूई ने मजबूती से कहा, तो उसे कभी पता मत चलने देना। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर का सारा खून जम गया हो। मुझे लगा मैं गिर जाऊंगा, अंदर जाऊंगा और उससे सवाल करूंगा, पर मेरे लिए अपना मुंह खोलना भी मुश्किल हो गया था। तो ऐसा होता है एक्सट्रीम पेन का एहसास, जैसे मेरा दिल चीर कर निकाल दिया गया हो, फिर भी उसे धड़कते रहना है।
मुझे घर से निकलने से पहले उसकी किस याद आई। जब भी वो नशे में होती थी तो उसका मुझ पर रिलाई करना, वो बातें जो उसने मेरे हाथ गर्म करते हुए कही थी। पता चला कि वो सब एक झूठ था। मैं पहले सोचता था कि शायद उसकी कोई मजबूरी होगी, अब मुझे समझ आया कि वो बस एक ही वक्त में दो लोगों से प्यार करती थी। क्या उसने नहीं कहा था कि वो मेरे जान जाने से डरती है? तो मैं उसे दिखाऊंगा कि कभी पीछे मुड़कर ना देखने का क्या मतलब होता है। मैं मुड़ा और चला गया, दो काम करते हुए। सबसे पहले मेरे सारे डोमेस्टिक आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन कैंसिल करने के लिए अप्लाई करो। दूसरा, मेरा नाम बदल दो। स्टाफ ने कहा कि प्रोसीजर 2 वीक्स में पूरा हो जाएगा। 2 वीक्स में यूई मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगी। जैसे ही मैं निकला, मेरा फोन वाइब्रेट इंसेसेंटली करने लगा। यूई की मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस से भरा हुआ। मैंने उन्हें नहीं देखा और ना ही रिप्लाई किया। जब मैं घर पहुंचा तो पहले ही पिच ब्लैक हो चुका था। यूई ने मुझे देखा और दौड़ती हुई आई। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। हबी, आप कहाँ गए थे? मैं घर आई और आपको नहीं ढूंढ सकी। मैं कई घंटों से इंतजार कर रही हूं। मैंने आपको ढूंढने के लिए पूरा शहर एक कर दिया था। उसकी एंग्जाइटी बिल्कुल असली लग रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे दिल को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई इनविजिबल हैंड उसे निचोड़ रहा हो। मुझे हाई स्कूल की याद आई, जब उसने एक मैथ कंपटीशन में हिस्सा लिया था। मैंने उसके मैसेज का रिप्लाई देर से किया और उसने एग्जाम छोड़ दिया ताकि वो वापस आकर मुझे ढूंढ सके। वो साफ तौर पर ऐसी थी जो मुझसे इतना प्यार करती थी, फिर भी जो प्यार उसने दिया वो एक्सक्लूसिव नहीं था। मेरा गला भर आया और मैंने शांति से कहा, मैं कुछ चीजें खरीदने गया था, तुम्हें बताना भूल गया, सॉरी। उसने चैन की सांस ली, मेरी बाहों में आ गई और कहा कि वो मुझे ब्लेम नहीं करती, वो बस चिंता में थी, और कहा कि वो मेरे फेवरेट स्वीट एंड सार पोक रिब्स और स्टीम्ड सी बैस बनाने जाएगी। उसके किचन में जाने के बाद उसका फोन बजा। मैंने देखा कि ज्यू कॉल कर रहा है। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा बदल गया। उसने चाकू नीचे रखा और जल्दी से अपने हाथ पोंछे। कहा कि उसे कंपनी में काम है और उसे जाना होगा। मेरे माथे को चूमा और कहा कि मैं पहले खा लूं। मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैं बाहर गया और उसका पीछा करने के लिए एक टैक्सी बुलाई। सच में वो जिस जगह गई वो कंपनी नहीं बल्कि हॉस्पिटल था। वीआईपी वार्ड, पूरे फ्लोर का कॉरिडोर खाली कर दिया गया था। हॉस्पिटल डायरेक्टर उसके सामने झुक रहा था और माफी मांग रहा था, ये कहते हुए कि उन्होंने ज्यू का ठीक से ख्याल नहीं रखा, जिस वजह से वो बाथरूम में गिर गया। यूई का चेहरा उतरा हुआ था। उसने ठंडे लहजे में कहा, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो इस हॉस्पिटल को खुले रहने की जरूरत नहीं है। मैं एक छुपे हुए कोने में खड़ा था, अपने नाखून अपनी हथेलियों में गड़ा रहा था। उसके दोस्त ने कहा था कि ज्यू को सिर्फ माइनर स्क्रैचेस आए हैं, फिर भी वो यहां थी, इतनी चिंता में। वार्ड का दरवाजा खुला। ज्यू कमजोरी से हैंडबोर्ड के सहारे टिका था। उसका चेहरा पीला पड़ा था। यूई तेज कदमों से वहां गई, उसका हाथ पकड़ा, पूछा कि वो कैसा है और क्या अब भी कहीं दर्द हो रहा है। ज्यू ने उसका हाथ पकड़ा और अग्रीव्डली कहा, सॉरी, मैं बहुत केयरलेस था, कार से टक्कर हो गई और नहाते वक्त गिर भी गया। आपका ब्रदर युवान के साथ का वक्त खराब कर दिया। क्या होगा अगर वो ओवरथिंक करने लगे? ये सब मेरी गलती है। यूई ने उसे हल्का सा डांटा, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? बस रिकवर करने पर फोकस करो। अगले कुछ दिनों तक मैं हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगी। ज्यू ने फिर पूछा, ब्रदर युवान का क्या? यूई ने इनडिफरेंटली जवाब दिया, मैं सब अरेंज कर लूंगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे कहा, हम हस्बैंड और वाइफ हैं, क्या मेरा तुम्हारे पास होना नेचुरल नहीं है? हस्बैंड और वाइफ शब्द सुनकर मेरा ब्लड फ्रोज इंस्टेंटली। इससे पहले कि मैं कोई रिएक्शन देता, मैंने देखा येजुई ने अपनी कलाई से बीड्स उतारे, बड़े प्यार से उन्हें काजिस के हाथ पर पहनाए और कहा, और अपने आप को कभी बैड लक मत कहना, इन बीड्स को ब्लेस किया गया है, मैंने इन्हें 7 साल से पहना है, अब तुम इन्हें पहनो, ये तुम्हें सेफ और स्मूथ रखेंगी। ज्यू की आंखों में आंसू आ गए और उसने उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था, मेरी विजन ब्लरिंग, जैसे मैं किसी गहरे समुद्र में डूब रहा हूं। वो बीड्स की माला तब की थी जब मैं 18 साल का था। 3 कदम, एक बार झुकना, 9 कदम, एक बार काउटाव करना, पहाड़ की तलहटी से लेकर चोटी तक मंदिर तक घुटनों के बल चलकर उसे मांगने गया था। उस दिन बहुत तेज बारिश हुई थी। मैं तब तक घुटनों के बल बैठा रहा जब तक मेरे घुटनों से खून नहीं निकल गया और मेरी हथेलियां छिल नहीं गई। तब कहीं जाकर एबर्ट उसे ब्लेस करने के लिए राजी हुए। जब मैं वापस आया, यूई ने मेरी मिजरेबल स्टेट देखी, उसकी आंखें लाल हो गई थीं। उसने मुझे गले लगाया और कहा,
लिन युआन, क्या तुम पागल हो? किसने कहा था तुम्हें इतना सफर करने को? मैं मुस्कुराया और उसकी कलाई पर बीट्स पहना दिए, उसे बताते हुए कि ये उसे सेफ और स्मूथ रखेंगी। उसने मुझे प्यार से चूमा और कहा कि वो इसे हमेशा पहनेगी, मगर अब उसने पर्सनली वो बीट्स किसी और को पहना दिए। मेरा दिल ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई धारहीन चाकू उसे काट रहा हो, पेनफुल इनफ टू सफोकेट मी। पता चला कि उसका हमेशा सिर्फ 7 साल था। मैं मुड़ा और वहां से चला गया। चलते वक्त मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे। जब मैं घर पहुंचा तो बहुत रात हो चुकी थी। जैसे ही मैं अंदर गया, मेरा फोन बजा। ये यूई का मैसेज था। हबी, कंपनी में कुछ काम आ गया है, मुझे कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप अब्रॉड जाना पड़ेगा। गुस्सा मत होना, मैं जब वापस आऊंगी तो इसकी भरपाई कर दूंगी। मैंने स्क्रीन को देखा। एक लाइन टाइप करते वक्त मेरी उंगलियां कांप रही थीं। क्या ये कुछ दिनों की बिजनेस ट्रिप है या अपने हस्बैंड के साथ कुछ दिनों के लिए जा रही हो? लेकिन आखिर में मैंने इसे डिलीट कर दिया। मेरी आंखों में आंसुओं ने धुंधलापन भर दिया। फिर मैंने अपना लगेज पैक करना शुरू किया। अपनी आइडेंटिटी साबित करने वाली हर चीज सूटकेस में जमा की। 3 दिन बाद यी में वापस आई। उसने रोजेस पकड़े हुए थे, डम्पलिंग्स लाई थी और मुस्कुराते हुए कहा, हबी, मैं वापस आ गई हूं। मैं लिविंग रूम में खड़ा उसे देख रहा था। वो मुझे हक करने के लिए आगे बढ़ी, ये कहते हुए कि कंपनी ने उसे मजबूर किया अब्रॉड जाने के लिए, और मुझसे कह रही थी कि गुस्सा ना हो। मैंने उसके हक से बचने के लिए पीछे हट गया और सुकून से कहा, मैं गुस्सा नहीं हूं, तुम बस अपने काम पर फोकस करो। वो एक पल के लिए ठिठक गई, फिर कहा कि वो अब बिजी नहीं है, मुझे कंफर्ट करना चाहती है, और कहा कि उसने मेरे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। फिर मुझे कार में खींचकर ले गई। आधे घंटे बाद कार एक थिएटर के सामने रुकी। अंदर मुझे पता चला कि पूरा मेन हॉल बुक कर लिया गया था। आसपास के लोग फुसफुसा रहे थे कि यूए ने मेरे लिए पूरा थिएटर बुक किया है, मेरे फेवरेट ऑर्केस्ट्रा को बुलाया है, जिसकी कीमत 10 बिलियन से ज्यादा है। मैं चमचमाती लाइट्स के नीचे खड़ा था। कानों में सबकी एडमिरेशन भरी थी। यूए की प्यारी मुस्कुराहट मेरी आंखों के सामने थी, लेकिन मेरा दिल दर्द से ठंडा था। उसने मुझे बड़ा रोमांस दिया, लेकिन किसी और को मैरिज टाइटल दिया। मुझे सबकी एडमिरेशन में जीने दिया, लेकिन किसी और आदमी को अपने मैरिज सर्टिफिकेट पर आने दिया। मैं थिएटर की वीआईपी रो में बैठा था। कानों में मेलोडियस म्यूजिक बज रहा था। यूए मेरे पास थी। उसने मेरा कोट सही किया, ये पूछते हुए कि क्या मुझे ठंड लग रही है। मैंने अपना सर हिला दिया। मेरे पेट में अचानक क्रैम्प हुआ और मैंने तेवरी चढ़ाई। यूए ने तुरंत नोटिस किया, पूछते हुए कि क्या मेरे पेट में फिर से दर्द हो रहा है। मैंने हाँ में सर हिला दिया। उसने अपना हाथ मेरे पेट पर रखा, गिल्टी होकर पूछा कि क्या बहुत दर्द हो रहा है और क्या मैं घर जाना चाहता हूं। मैंने फिर भी सर हिला दिया। वो मुझे मना नहीं सकी, इसलिए उसे अपने असिस्टेंट को कॉल करके स्टमक मेडिसिन लाने के लिए कहना पड़ा। आधे घंटे बाद जायू पहुंचा। उसने एक पेपर बैग पकड़ा हुआ था। बाल थोड़े गीले थे, चेहरा पीला था। यूए का एक्सप्रेशन बदल गया, पूछते हुए कि उसे आने की इजाजत किसने दी, जब उसकी इंजरी अभी ठीक ही हुई थी। उसने लिन थैंक को कॉल किया था। जायू ने बताया कि असिस्टेंट लिन एक प्रोजेक्ट नेगोशिएट करने में बिजी था। उसे डर था कि मुझे बहुत दर्द हो रहा होगा और डर था कि यूए इंतजार करते हुए एंग्शियस हो जाएगी, इसलिए वो खुद ले आया। उसने ये भी कहा कि बाहर बारिश हो रही है और वो अम्ब्रेला नहीं लाया, लेकिन उसने आइटम्स की अच्छी तरह हिफाजत की। यूए ने पेपर बैग लिया और मुझे दिया, कहते हुए मेरे साथ थोड़ा हॉट वाटर लेने। मेडिसिन लेने के बाद मैं रेस्टरूम गया। जब मैं बाहर आया, मुझे यूए कहीं नहीं मिली। जैसे ही मैं जाने वाला था, मुझे बराबर वाले रेस्टरूम से आवाजें सुनाई दी। मैं चेक करने के लिए वहां गया और अंदर यूए और जायू को देखा। ये सीन देखकर मुझे बहुत गहरा दर्द महसूस हुआ। मुझे हमारा 18 साल की उम्र का पहला किस याद आया। फायरवर्क्स के नीचे उसने ध्यान से पूछा था कि क्या वो मुझे किस कर सकती है। मैं शर्मा गया और हाँ में सर हिलाया। वो अपने टिप टोज पर खड़ी हुई और मुझे प्यार से किस किया, जैसे किसी ट्रेजर की कद्र कर रही हो। मुझे हमारी पहली रात भी याद आई। मैंने खुद को रोका और बर्दाश्त किया, इस डर से कि उसे चोट ना लगे, और उसने पहल की मेरी मदद करने की। मगर अब वो एक रेस्टरूम में किसी और के साथ इंटीमेट हो रही थी। मैं इतने दर्द में था कि सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। लड़खड़ाते हुए पीछे हटा और गलती से दीवार के साथ रखे एक डेकोरेटिव वास से टकरा गया। यायूस की ठंडी आवाज गूंजी, बाहर कौन है? यायूस ने मेरा पीछा किया, लेकिन वहां सिर्फ एक टैबी कैट को कोने में बैठा देखा। जायू पीछे से आया, उसे मेरे साथ जाने को कहा और कहा कि वो खुद टैक्सी लेकर वापस चला जाएगा। यायूस ने तेवरी चढ़ाई और कहा, इतनी तेज बारिश हो रही है, वो उसे टैक्सी नहीं लेने देगी, उसे अपने पास रखना चाहती थी। जायू ने फिर से मेरा जिक्र किया। यायूस ने कहा, तुम्हारी वाइफ कौन है? फिर उसने अपने हाथ उसकी नेक के चारों तरफ लपेट लिए। जायू धीरे से बोला, ये तुम हो।
यायूस ने उसका हाथ पकड़ा, उसे वापस थिएटर ले गई। थिएटर में वापस मैं अभी भी अपनी पुरानी सीट पर बैठा म्यूजिक सुन रहा था। यायूस ने चैन की सांस ली, जायू को मेरे पास बैठने के लिए खींचा, ये बताते हुए बाहर तेज बारिश हो रही है। जायू को भी म्यूजिक सुनना पसंद है, इसलिए मैंने इसे यहीं रोक लिया। मैंने हाँ में जवाब दिया, उसकी पोल नहीं खोली। पूरे कॉन्सर्ट के दौरान यायूस ने मेरा अच्छे से ख्याल रखा, पूछते हुए कि क्या मुझे ठंड लग रही है, एयर कंडीशनिंग सही करने में मेरी मदद की, पूछते हुए कि क्या मैं जल्दी घर जाकर रेस्ट करना चाहता हूं। लेकिन मुझे पता था कि उसका बायां हाथ जायूस के हाथ के साथ जोर से इंटरलेस था। मुझे याद आया पहली बार जब हमने हाथ पकड़ा था। एक सर्दी की रात जब मैं 16 साल का था, वो दीवार फांदकर मेरे नीचे वाले फ्लोर तक आई, अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुझसे उसे गर्म करने को कहा। मैं हंसा और उसे बेशर्म होने के लिए डांटा, लेकिन फिर भी उसका हाथ थाम लिया। उसने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया और कभी नहीं छोड़ा। उस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ मैं था। अब वो एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ती है और दूसरे हाथ से किसी और का। एक आंसू निकल ही गया। यू ने तुरंत देख लिया, अपनी उंगली से मेरे गाल पोंछे और पूछा कि क्या बात है। मैं चुपचाप हंसा और कहा, म्यूजिक बहुत मूविंग है। यू धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुम सच में बहुत सेंटिमेंटल हो। कॉन्सर्ट खत्म हो गया। यू ने मुझे जाने नहीं दिया। उसने लोगों से बहुत सारे प्राइसलेस इंस्ट्रूमेंट्स बाहर निकलवाए और कहा, मैंने एक बार इन इंस्ट्रूमेंट्स की तारीफ की थी, इसलिए उसने सब खरीद लिए। स्टाफ ने भी खड़े होकर कहा कि उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स का ये बैच लाने में बहुत मेहनत की है। ज्यू एक तरफ खड़ा था, उसकी नज़र कुछ अजीब थी। मैं बस बोलने ही वाला था कि ज्यू ने अचानक पास की एक डेकोरेटिव रोप खींच दी। स्टाफ चिल्लाया, उसे मत खींचो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर से लाइटिंग रिग और साउंड इक्विपमेंट नीचे गिरने लगे। उस पल में मैंने जल्दी से ज्यू को उसकी बाहों में खींचा और एक तरफ रोल हो गया। मैं वहीं जमकर खड़ा रह गया और बेबसी से उस काले साए को अपने ऊपर गिरते हुए देखा। एक जोरदार धमाके के साथ बहुत तेज दर्द हुआ और मैं जमीन पर गिर गया। आखिरी चीज जो मैंने सुनी वो यू की घबराहट भरी चीख थी, लिनुऑन। लेकिन मुझे पता था कि जिसे उसने पकड़ा हुआ था वो कोई और था। मैंने एक बहुत लंबा सपना देखा। सपने में 14 साल की यूवी ने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसके होठों के कोने पर चोट थी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट डिफाइंड थी। मैंने उस पर दवाई लगाई और लाल आंखों से उसे डांटा, लेकिन उसने बड़े आराम से कहा, किसी को भी मुझे बुली करने की इजाजत नहीं है, मुझे अपना फ्यूचर हस्बैंड कहते हुए, और कहा कि उसके होते हुए वो मुझे चोट नहीं लगने देगी। सपने में मैं आंसुओं में भीगा हुआ उसका नाम पुकार रहा था, लेकिन उसने जैसे सुना ही नहीं और मेरा हाथ पकड़कर चली गई। मंजर वापस रियलिटी पर आ गया। यू ने ज्यू को बचाया और मुझे कुचलने के लिए छोड़ दिया। ताज़ा खून ने मेरी नज़र को लाल कर दिया। मैं अचानक जाग गया और आंसुओं से टकिया भीग गया था। इससे पहले कि मैं संभल पाता, मैंने हॉस्पिटल के कमरे में देखा कि ज्यू ने पछतावे के साथ अपना चेहरा ढका हुआ था और कह रहा था, मैं क्या करूं, ये सब मेरी गलती है, मुझे वो रोप नहीं खींचनी चाहिए थी। अगर मैंने उसे नहीं खींचा होता तो ब्रदर यूएन को चोट नहीं लगती। आप जो भी चाहे मैं करने को तैयार हूं। यू ने बेबसी से उसके आंसू पोंछे और पूछा, सच में? ज्यू ने सर हिलाया, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूं। यू मुस्कुराई और उसे खुद को वाइफ कहने को कहा। ज्यू हिचकिचाया और फिर धीरे से बोला, वाइफ। यू ने उसका सर थपथपाया और उसे अपनी बात मानने को कहा। उसके पास इसे संभालने का एक तरीका है और उसे अब फिक्र ना करने को कहा। ज्यू के जाने के बाद गलती से मुझसे नाइट स्टैंड पर रखा पानी का ग्लास गिर गया। एक आवाज के साथ यू मुड़ी और उसने देखा कि मैं जाग गया हूं। वो जल्दी से मेरे पास आई और फिक्र से पूछा कि मैं कैसा हूं और क्या मुझे कहीं दर्द हो रहा है, और पछतावे से मेरा हाथ पकड़कर कहा, उस पल मुझसे इंसान पहचानने में गलती हो गई थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसे एक्सपोज नहीं किया, सिर्फ धीरे से पूछा, ज्यू कहाँ है? यू के एक्सप्रेशंस थोड़े बदले और उसने समझाया कि उसका ये मतलब नहीं था और मैंने उसे पहले ही बहुत सिवियरली पनिश किया है। मैंने अभी का मंजर याद किया और सोचा कि क्या वो इसे ही पनिशमेंट कहती है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने गुस्से में उससे कोई सवाल नहीं किया और ना ही चिल्लाकर उसकी निंदा की। मैंने बस शांति से कहा, मुझे भूख लगी है। याए ठिठक गई और मेरी आंखों में देखने लगी। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत था। एक रुके हुए तालाब की तरह खामोश मैंने फिर से अपनी बात दोहराई, मुझे भूख लगी है। उसकी सोच को तोड़ते हुए वो सिर्फ धीरे से सर हिला सकी और कहा कि वो मेरे लिए खाना लेने जा रही है। फिर उसने कार की चाबियां उठाईं और दरवाजे से बाहर निकल गई। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, मेरे आंसू नहीं रुके और बहने लगे, लेकिन मैंने उन्हें तुरंत पोंछ लिया।
मैंने खिड़की से बाहर देखा। सूरज बहुत तेज चमक रहा था, लेकिन वो मेरे दिल के अंदर नहीं चमक सका। प्रेम लोगों को पागल बना देता है, नफरत लोगों को छोड़ने नहीं देती और हंगामा खड़ा करती है। लेकिन अब मेरे मन में यी के लिए न प्रेम है न नफरत। यी ने अपना सारा काम छोड़ दिया, हॉस्पिटल में रहकर बिना एक कदम दूर गए मेरी देखभाल की, अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया, मेरे लिए दवा लगाई, आधी रात को चेक किया कि कहीं मैंने कंबल तो नहीं हटा दिया। लेकिन मैं पूरे समय शांत रहा। जिस दिन मुझे डिस्चार्ज किया गया, यी ने मेरी रिकवरी का जश्न मनाने के लिए मेरे लिए एक बड़ा बैंक्वेट ऑर्गेनाइज किया। बैंक्वेट हॉल बहुत ही भव्य और शानदार था। शैंपेन टावर्स पहाड़ों की तरह ऊंचे लगे हुए थे। सारे गेस्ट्स तारीफों से भरे हुए थे। कुछ लोगों ने कहा कि उसने मुझे सर से पांव तक बिगाड़ दिया है और कहा कि सारे गिफ्ट्स लिमिटेड एडिशंस हैं, कुछ ऑक्शन से बड़ी कीमत पर लाए गए थे। मैं भीड़ के बीच में खड़ा था, मेरे चेहरे पर एक भी मुस्कान नहीं थी। यी ने मुझे एक कोने में खींचा, धीरे से पूछा कि क्या मैं अब भी नाराज हूं। उसने कहा कि उसने तब सच में इंसान को पहचानने में गलती कर दी थी। मुझसे पूछा कि उसे मुझे मनाने के लिए क्या करना होगा। वो कुछ भी करने को तैयार थी। मैंने उसकी तरफ देखा, अचानक हंसा और कहा, फाइन, फायर्स यू। याजू के चेहरे के भाव थोड़े बदले, उसकी आवाज थोड़ी नरम हुई। कहा कि ज्यू की फैमिली सिचुएशन मुश्किल थी, उसके माता पिता बीमार थे, इतना निर्दयी होने की जरूरत नहीं है। मैंने उसे खामोशी से देखा। उसने अभी कहा था कि वो कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन जैसे ही बात ज्यू की आई, वो अपनी बात से पलट गई। इसी पल उसका फोन बजा। ज्यू का कॉल था। फोन पर वो चिल्लाया, प्रेसिडेंट यी, मुझे बचाओ, किसी ने गुंडों की टोली बुलाई है। उन्होंने कहा कि वो मुझे मार देना चाहते हैं। यी के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। पूछा कि वो कहाँ है। कॉल कट गई। उसने वापस कॉल किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। उसकी आंखों में चिंता से शक आया, फिर वो दबी हुई नाराजगी में बदल गया। मुझसे पूछा कि ज्यू कहाँ है। मेरा दिल बैठ गया। मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? वो एक पल के लिए शांत रही, कहा कि ये बस एक इमरजेंसी सिचुएशन है। मैंने फिर से पूछा, क्या तुम्हें लगता है मैंने किया? उसने अब भी कोई साफ जवाब नहीं दिया। मैं अचानक हंसने लगा, लेकिन मेरी आंखों की गहराइयों में ठंडक थी। पूछा, तुम्हारे और ज्यू के बीच असल में क्या रिश्ता है? उसने तेवरी चढ़ाई और कहा, यह अब जिंदगी और मौत का सवाल है। मुझे बताया कि जलन मत करो। मैंने धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह जलन है? उसने एक गहरी सांस ली, प्यार से पूछा, डिड यू डू इट? मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। मजबूती से कहा, मैं नहीं था, मैं आखिरी बार कह रहा हूं। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, और ना ही मैंने किसी को उसे छूने के लिए भेजा है। याजू पूरी तरह गुस्से में थी। कहा कि वो मुझे कभी नहीं पहचानती थी। फिर मेरा हाथ झटक दिया। मैं कुछ कदम लड़खड़ाया। मेरी कमर टेबल के कोने से टकराई। मेरा माथा एक डेकोरेशन के किनारे से टकराया। तुरंत ताज़ा खून निकलने लगा। आसपास के लोग चिल्लाए, कह रहे थे कि मुझे चोट लगी है, लेकिन ये बिना पीछे देखे सीधे बाहर चली गई, अपने फोन पर कॉल करते हुए, ज्यू की लोकेशन ट्रेस करने का ऑर्डर देते हुए। मैंने टेबल का कोना पकड़ा और खड़ा हुआ। मेरे माथे से ताज़ा खून बह रहा था, लेकिन मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। दिल के टूटने के दर्द के मुकाबले ये छोटी सी चोट कुछ भी नहीं थी। मैंने उस दिशा में देखा जहां याजुई गई थी। अचानक हंसा। अब उसके दिल और आंखों में सिर्फ ज्यू है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले मेरे साथ थी। कोई मुझे हॉस्पिटल ले जाने में मदद करना चाहता था। मैंने अपना सर हिलाया और उन्हें दूर कर दिया। बैंक्वेट हॉल से अकेला बाहर निकल गया। जैसे ही मैं बाहर निकला, पीछे से एक जोर की आवाज आई। मैं पीछे मुड़ा और देखा कि गोल्ड प्लेटेड साइन, जिस पर लिखा था यी लव्स लिन युआन फॉर ऑल इटर्निटी, जमीन पर गिर पड़ा था। 2 टुकड़ों में टूट गया था। मैंने उस साइन को देखा और अचानक जोर से हंसने लगा। तब तक हंसा जब तक फिर से आंसू नहीं निकल आए। हाँ, क्या तुम्हारी इटर्निटी सच में इतनी छोटी है? मैं अकेला घर गया। अपने माथे के जख्म की ड्रेसिंग करने के बाद मैंने अपना सामान पैक करना शुरू किया। वो मॉडल्स, रिंग्स और वॉचेस लिए जो याजुई ने मुझे दिए थे। कार्ड्स, उसने हमारे फोटो एल्बम्स लिखे थे। उससे जुड़ा सब कुछ कार्डबोर्ड बॉक्सेस में डाल दिया। बार बार जाकर मैंने उन्हें नीचे कूड़ेदान में फेंक दिया। आखिरी डब्बा फेंकने के बाद रात की हवा ने मेरे गाल पर बर्फ के टुकड़े उड़ाए। मैं स्ट्रीट लैंप के नीचे खड़ा था। महसूस कर रहा था कि ये कितना मजाकिया है। वो यादें जो कभी गहनों की तरह प्यारी थीं, अब कचरा बन गई हैं। जैसे ही मैं मुड़ा, मेरे सर पर एक बोरा डाला गया। मेरी गर्दन के पीछे एक तेज दर्द हुआ। सब कुछ काला हो गया। फिर मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं अब भी सैक के अंदर था। मेरे हाथ मेरी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। मेरे मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था।
सैक के एक छेद से मैंने यू और जियू को एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर सोफा पर बैठे देखा, जो बॉडीगार्ड से घिरे हुए थे। एक बॉडीगार्ड ने रिपोर्ट दी कि उन्होंने उसे पकड़ लिया है, उन थर्ड्स का लीडर जिन्हें मैंने एलिजिडली जियू को बुली करने के लिए भेजा था। जियू ने याईजीवी का हाथ पकड़ा और डरता हुआ बोला, जीवी, शायद इसे जाने दो, तुम समय पर आ गई, वास्तव में मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। याईजीवी स्नियर करते हुए बोली, नहीं, जियू को एक एक्सप्लेनेशन देना होगा ताकि उसकी एक एग्जाम्पल बन जाए। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। आखिरकार समझ आ गया कि ये सब जियू ने खुद स्टेज किया था। उसने ठग से पिटने का नाटक किया, लोगों को रिश्वत दी ताकि याय को धोखा दे सके कि मैं ही वो रिंग लीडर हूं जो उसे बुली कर रहा है। मैंने पूरी शक्ति से प्रयास किया, याईजीविस का नाम पुकारना चाहता था, लेकिन सिर्फ हल्की और दबी हुई आवाजें निकल रही थीं। जियू ने दयालु होने का नाटक किया और कहा, उस पर थोड़ा रहम करो, लेकिन याईजीविस की आंखें ठंडी थीं। कहा, रहम? इम्पॉसिबल, तुम्हें बुली करने की दुस्साहस, मैं उसे मौत से भी भयानक दशा दिखाऊंगी। अगले ही सेकंड मुझे ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खींच कर लाया गया। नीचे 10 मीटर से ज्यादा गहरा स्विमिंग पूल था। ठंडे पानी की सतह पर सफेद रोशनी चमक रही थी। सैक्ट और रस्सी से बंधा हुआ मुझे जोर से नीचे धक्का दे दिया गया। स्प्लैश! फ्रीजिंग वाटर तुरंत सैक के अंदर भर गया। उस भारी इंपैक्ट ने मेरे इंटरनल ऑर्गन्स को ऐसा अनुभव कराया जैसे उन पर किसी स्लेज हैमर से प्रहार हुआ हो। पानी तेजी से मेरी नाक और मुंह में भरने लगा। मेरा दम घुटने लगा जब तक सब कुछ अंधेरा नहीं हो गया। मेरे लंग्स में ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत नीडल्स चुभो दी गई हों। इतना दर्द कि मैं अपने आप ही सिमट गया। हेल्प! बचाओ! बचने की वो कमजोर पुकार पानी में ही डूब गई। सैक ने पानी सोख लिया। वो भारी और ज्यादा भारी होता गया, जैसे कोई लेड वेट मुझे नीचे खींच रहा हो। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन रस्सी और भी कसती गई, मेरा गला घोंटते हुए दम घुटने की स्थिति तक। ठीक उसी समय मेरी कॉन्शियसनेस धुंधली होने लगी। रस्सी को अचानक पीछे खींचा गया। मुझे निर्दयता से पानी से बाहर निकाला गया। मैं भयानक रूप से खांसने लगा। मेरे लंग से निकलता पानी खून के साथ मिलकर बाहर गिरने लगा। इससे पहले कि मैं सांस भी ले पाता, मेरे शरीर को फिर से नीचे धक्का दे दिया गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार। हर बार गिरना ऐसा था जैसे किसी आइस केव में गिरना हो। हर बार ऊपर खींचना ऐसा था जैसे जिंदा खाल उधेड़ी जा रही हो। बार बार वही, एक लिविंग हेल। मेरी कॉन्शियसनेस और भी धुंधली होती गई। मेरे कानों में सिर्फ एक बजिंग आवाज रह गई थी। मेरे लंग्स दर्द से जल रहे थे, जैसे अगले ही सेकंड फट जाएंगे। मुझे नहीं पता मुझे कितनी बार ऊपर खींचा गया। जियू अंत में ये सहन नहीं कर सका और रुकने को कहा। बस इतना पर्याप्त है जेवी, अब उसे और टॉर्चर मत करो। या स्नीयर करने लगी। मेरा अभी खत्म नहीं हुआ। उसने बॉडीगार्ड द्वारा दी गई आयरन रॉड पकड़ी और मेरे पास आई। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वैक! पहला वार मेरी पीठ पर जोर से लगा। मेरा पूरा शरीर अचानक एक श्रिम्प की तरह मुड़ गया, जैसे उसे इलेक्ट्रिक्यूट कर दिया गया हो। भयानक दर्द मेरी स्पाइन से उठा, जो तुरंत हर अंग और हड्डी में फैल गया। मैंने अपने मुंह में दबे गैग और जोर से चबाया, फिर भी दबी हुई आवाज निकली। वैक! 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 बिना किसी दया के एक के बाद एक बार होते गए। हर स्ट्राइक ऐसा लग रहा था जैसे मेरी हड्डियां तोड़ देना चाहता हो और मेरे इंटरनल ऑर्गन्स को फाड़ रहा हो। मैं अपने मुंह के कोनों से गर्म द्रव निकलता हुआ अनुभव कर सकता था, जो मेरी ठोड़ी से होते हुए जमीन पर गिर रहा था। 99 स्ट्राइक्स। उसने स्वयं ये वार किए। अंत तक मुझे दर्द अनुभव होना बंद हो गया। मेरी कॉन्शियसनेस धुंधली होने लगी। मेरे आंखों के सामने अंधेरे की लहरें आने लगीं। मेरा शरीर ऐसा अनुभव कर रहा था जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया हो, जैसे किसी मीट ग्राइंडर में डाल दिया गया हो। जब आखिरी वार लगा, मैं एक ब्रोकन डॉल की तरह जमीन पर पैरालाइज पड़ा रहा। मेरे नीचे खून का तालाब फैलता गया, मेरे कपड़ों को भिगोता गया और जमीन को लाल रंग में रंगता गया। उसने अपना चमकदार लेदर शू उठाया और मेरी खुली हुई उंगलियों पर जोर से पैर रखा। उंगलियों की हड्डियां टूटने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मैं दर्द से तड़पा, लेकिन चीख तक न निकाल सका। सिर्फ तभी याईजीवी संतुष्ट हुई और अपना पैर हटा लिया। वो मुड़ी और जियू के एम्ब्रेस में झुक गई। उसने अपनी लंबी उंगलियों से उसके बालों को सहलाया। तुम अभी वैसे थे, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? ठीक है, सब खत्म हो गया, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। उसने बॉडीगार्ड की तरफ कचरे की तरह हाथ हिलाया। इस आदमी को वापस फेंक दो। ये कहकर वो बिना पीछे देखे जियू को लेकर चली गई। उसकी हाई हील्स खून के तालाब में पड़ी, जिससे एक स्क्वेल्चिंग आवाज आई। मेरे मुंह का गैग आखिरकार ढीला हो गया। मैंने अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग करके भारी आवाज में उसका नाम पुकारा, याय।
वो आवाज़ हवा में जलती मोमबत्ती की तरह कमज़ोर थी, लेकिन उसने मेरी बची खुची सारी एनर्जी निचोड़ ली। उसके कदम अचानक रुक गए, लेकिन ठीक उसी समय ज्यू बेहोश हो गया। अपना आधा शरीर उसके कंधे पर टिका दिया और उसकी कमर पकड़ ली। जीवी, अचानक मेरा सर बहुत दुख रहा है। याय ने तुरंत अपनी दृष्टि हटा ली। अभी हुए उस इल्यूजन को नज़रअंदाज करते हुए चिंता में उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाती हूँ। वो वहां से चली गई और कभी पीछे मुड़कर न देखा। मैंने उसकी जाती हुई आकृति को देखा, अचानक हंसने लगा, बस हंसता रहा। खून के साथ मिले हुए आंसू नीचे गिरने लगे। काश उसने एक बार मुड़कर देखा होता, सिर्फ एक बार, तो उसे पता चल जाता। जिस व्यक्ति को उसने अभी मारना हल कर दिया है, वही था जिसे वो कभी अपनी हथेली पर रखती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसकी आंखों में पूरी तरह ज्यू बसा हुआ था। जब मेरी कॉन्शियसनेस वापस आई, मैंने अपने आप को विला के फ्लोर पर गिरा हुआ पाया, पूरी तरह भीगा हुआ। हड्डियां ऐसे दुख रही थीं जैसे कुचल दी गई हों। मैंने रेंगने का प्रयास किया, हर हरकत मेरी पीठ के जख्मों को फाड़ रही थी। उंगलियां इतनी सूजी हुई थीं कि पहचानी नहीं जा रही थी। टूटी हुई उंगलियों की हड्डियां भयानक पर्पल ब्लू रंग में दिख रही थीं। मेरे पॉकेट में फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने कांपते हाथों से उसे निकाला। 2 मैसेजेस देखे। पहला ये वेज की तरफ से था। हबी, मैं पहले बुरी थी, मुझे तुम पर अपना टेम्पर नहीं खोना चाहिए था। मैं बस नहीं चाहती थी कि तुम अनुचित कार्य करो। मैं इन दिनों हॉस्पिटल में जू की देखभाल कर रही हूँ, इसलिए घर पर नहीं होंगी। उसके ठीक होने तक प्रतीक्षा करो और वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। मैंने स्क्रीन को घोरा, अचानक तब तक हंसा जब तक अश्रु नहीं आ गए। कितना रिडिकुलस है। उसने मुझे मरने की स्थिति तक टॉर्चर किया, फिर भी शांति से मुझे हबी बुला सकती है। उसने ये तक नोटिस नहीं किया कि मैं मिसिंग था। दूसरा मैसेज आइडेंटिटी कैंसिलेशन के सफल होने का नोटिफिकेशन था। सर, आपका आइडेंटिटी कैंसिलेशन और नेम चेंज का एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है, आज से इफेक्टिव। मैंने फ़ोन को ज़ोर से पकड़ा, नकल सफ़ेद पड़ गए। मैं आखिरकार जा सकता हूँ। मैंने खड़े होने के लिए संघर्ष किया, साफ कपड़े बदले, पहले से पैक किया हुआ सूटकेस उठाया। मैंने घर में वो सब कुछ ले लिया जो मेरा था, सिवाय 2 चीज़ों के। एक ये वेज है, वो कपल नेकलेस जो 18 वर्ष की आयु में दिया गया था, जिसके पेंडेंट में एक माइक्रो ट्रैकर छुपा है। जब उसने ये दिया था, उसने कहा था, लिन युआन, आई वॉन्ट टू नो वॉट यू आर डूइंग एट ऑल टाइम्स। तब मुझे ये स्वीट लगता था, अब ये सिर्फ आयरॉनिक लगता है। उसने शायद बहुत समय से इसे चेक नहीं किया है, लेकिन अगर वो चेक करती तो उसे पता चलता कि उसने स्वयं मुझे बार बार प्लेटफॉर्म से पूल में धक्का दिया था, कि उसने स्वयं मुझे 99 बार मारा था, कि उसने स्वयं मेरी उंगलियों की बोन्स क्रश की थी। दूसरी चीज़ वो लव लेटर है जो उसने मुझे परस्यू करते वक्त लिखा था। पीले पड़ गए पेपर्स का एक मोटा स्टैक जिसमें अब भी उसकी गर्लिश हैंडराइटिंग थी। लिन युआन, आज तुम्हें वाइट शर्ट में देखकर मेरा हृदय इतनी शीघ्र धड़का कि मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। लिन युआन, मेरी ग्रेजुएट होने की प्रतीक्षा करो। लेट्स गेट मैरिड। मैं एक दिन भी प्रतीक्षा नहीं कर सकती। लिन युआन, मैं पूरे जीवन तुमसे प्रेम करूंगी, केवल तुमसे प्रेम करूंगी। मैंने धीरे से उन शब्दों को स्पर्श किया। अचानक 18 वर्ष का वो साल याद आया। उसने लाल आंखों के साथ मुझे गले लगाया और कहा, लिन युआन, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती। वो वाओस जिन्होंने कभी मेरी नींद उड़ा दी थी, अब हर शब्द में अपसर्ड लगते हैं। मैंने नेकलेस और लव लेटर्स कॉफ़ी टेबल पर रखे, दृढ़ निश्चय से मुड़ा और चला गया। द्वार से बाहर जाने से पहले मैंने अपना फ़ोन ट्रैश कैन में फेंक दिया, इसे पास्ट के साथ बरी कर दिया। अब से इस संसार में ऐसा कोई लिन युआन नहीं है जो ये वेज के लिए अश्रु बहाए। प्लेन ने टेक ऑफ किया। मैंने विंडो के बाहर सिटी लाइट्स को धुंधला होते देखा। धुंधला सा 18 वर्षीय ये जुए को क्लाउड्स पर खड़े मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। अगले ही सेकंड मेरी रिब्स से तीव्र दर्द उठा। इल्यूजन वैनिश हो गया। मैंने अपना होठ चबा लिया, मेरे मुंह में ब्लड का स्वाद फैल गया। सर, मे आई आस्क इफ यू नीड हेल्प? मेरे बगल में बैठी महिला ने अपनी मैगजीन नीचे रखी, मेरे फोरहेड पर ठंडे स्वेट को ध्यान से देखते हुए। मैंने अपना सर हिलाया, अपना चेहरा स्कार्फ में और गहरा छुपा लिया। स्कार्फ से अब भी बेसमेंट की सड़ी हुई स्मेल आ रही थी, एक सस्ती वस्तु जो मैंने एयरपोर्ट रेस्टरूम में खरीदी थी। आई एम फाइन। मेरी वॉइस फेंट थी, बस थोड़ा डिजी महसूस हो रहा है। लिंडजी ने इस अनयूजुअली स्ट्रेंज यंग मैन को देखा। उसने एक साइज बड़ा कैमल ट्रेंच कोट पहना था। उसकी लेफ्ट रिंग फिंगर पर लंबे समय तक रिंग पहने रहने का मार्क था। उसका राइट हैंड ग्रूसम तरीके से ट्विस्टेड था। सबसे अनसेटलिंग बात यह थी कि 26 डिग्री कैबिन में भी वो अनकॉन्शियसली शिवर कर रहा था। आई एम अ डॉक्टर। लिंडजी ने एक टिश्यू दिया। आप बहुत टेरेबल दिख रहे हैं। मैंने टिश्यू लिया पर उसे प्रयोग नहीं किया।
मैं कोई ट्रेस नहीं छोड़ सकता था, विशेषकर अभी। लेकिन एक बार प्लेन लैंड हो जाए, यूए मुझे नहीं ढूंढ पाएगी, भले ही वो संसार उलट पुलट कर ले। अचानक मुझे अपने स्टमक से एक शार्प पेन महसूस हुआ। मेरी विजन डार्क हो गई। अपनी नाक से वार्म लिक्विड बहते हुए महसूस करके मैंने इंस्टिंक्टिवली उसे स्पर्श करने के लिए हाथ बढ़ाया, सिर्फ ब्राइट रेड का एक स्टिकी पैच स्पर्श करने के लिए। लिंडजी ने अपनी सीट बेल्ट खोली। फ्लाइट अटेंडेंट, हमें यहाँ इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस की आवश्यकता है। मेरी ब्लरी विजन में मैंने उस महिला की स्लेंडर फिंगर्स को शीघ्रता से मेरा कॉलर खोलते देखा। स्ट्रेंज, मैं इस मोमेंट में डर नहीं रहा था। इससे पहले कि वो खत्म कर पाती, उसका रिस्ट अचानक पकड़ लिया गया। वो सुस्त आंखें करिश्माई तौर पर एक पल के लिए फोकस हुईं। लिनॉय ने उनमें खौफनाक डिटर्मिनेशन देखी। नो हॉस्पिटल। मेरे बोले हर शब्द के साथ मेरे मुंह के कोनों से खून के बुलबुले निकल रहे थे। मैं तुमसे भीख मांगती हूं। लिंसी दंग रह गई, बिना समझे सर हिला दिया। मेरा सबर्ब्स में एक नर्सिंग होम है। मेरी आंख डिसइंफेक्टेंट की महक से खुली। चिफॉन कर्टन से छनती हुई धूप बेडशीट पर पड़ रही थी। मैं खाली नजरों से छत को देख रही थी। रियलिटी और ड्रीम में फर्क नहीं कर पा रही थी। जाग गई। एक नरम फीमेल वॉइस आई। मैंने तेजी से अपना सर घुमाया और मेरी नज़र दो शांत आंखों से मिली। मेडिकल चार्ट पकड़े हुए वो औरत मुझे जागा हुआ देखकर उसे आराम से बंद किया। टोन काम थी। तुम्हें इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी और प्लेन में तुम कोमा में चली गई थी। मैंने इमरजेंसी ट्रीटमेंट किया। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैंने इंस्टिंक्टिवली अपने पेट को छुआ। दर्द काफ़ी कम हो गया था। स्किन के नीचे अभी भी थोड़ा दर्द था। मैंने अपने होंठ हिलाए। आवाज़ बैठी हुई थी। थैंक यू। वो औरत ने सर हिलाया और मुझे एक ग्लास गर्म पानी दिया। मेरा नाम लिन एक्सी है। मैं एक डॉक्टर हूँ। ये मेरा प्राइवेट नर्सिंग होम है, बहुत सेफ है। पानी गर्म था। मेरी उंगलियां अनजाने में ग्लास को रगड़ रही थी। मैंने खामोशी में एक पल के लिए अपनी नज़रें नीची की और धीरे से कहा, ली, मेरा नाम लिन है। मैं नर्सिंग होम में रुक गई। लिंसी हर रोज़ राउंड्स लेती थी। ज़रूरी मेडिकल सवालों के अलावा उसने कभी मेरे प्राइवेट मैटर्स में दखल नहीं दिया, जब तक एक दिन ड्रेसिंग बदलते वक्त नर्स ने ट्रे को टक्कर मार दी। ज़मीन पर मेटल इंस्ट्रूमेंट्स गिरने की आवाज़ से मैं उछल पड़ी। रिफ्लेक्सिवली पीछे हट गई। लिंसी का हाथ हवा में रुक गया। उसने मेरे पॉस्चर को देखा, जो मेरी रिब्स को प्रोटेक्ट कर रहा था। उसकी नज़र मुझ पर से गुजरी। मेरे रिस्ट पर ब्रूजेज अभी तक फीके नहीं पड़े थे। वो अचानक बोली, ये चोटें किसी एक्सीडेंट से नहीं लगी हैं। मेरी सांस अटक गई। लिन ने दबाव नहीं डाला, बस आराम से मेरा कॉलर ठीक किया। आवाज़ बहुत हल्की थी। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ के लॉयर्स और पुलिस सब तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मैंने बेडशीट को कसके पकड़ लिया और अपना सर हिला दिया। लिंसी ने मजीद कुछ नहीं कहा। वो जाने के लिए मुड़ी। मैंने अचानक उसे वापस बुलाया। पीछे मुड़ते हुए मैंने अपने पीले चेहरे पर एक बहुत हल्की मुस्कुराहट देखी। लेकिन सच में कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही थी। कभी कभी मैं गार्डन में धूप सेकने जाती थी। एक दोपहर में मीटिंग रूम के पास से गुजरी और गलती से लिंची को किसी से बहस करते हुए सुना। दूसरी पार्टी ने इस प्राइस पर अड़ने की जिद की। हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट डेटा साफ दिखाता है कि उनकी वैल्यूएशन रियलिटी से कम 30% ज़्यादा है। मेरे कदम ऐसे रुक गए जैसे कोई रूह मुझ में आ गई हो। मैंने दरवाज़ा धक्का दे दिया और अंदर चली गई। सबकी नज़रें तुरंत मुझ पर टिक गईं। लिंसी ने तेवर चढ़ाए, जिससे मैंने अपने होंठ भींच लिए। मैंने प्रोजेक्शन स्क्रीन पर फाइनेंशियल रिपोर्ट की तरफ इशारा किया। थोड़ी देर बाद मैं बोली, पेज नंबर 3 पर कैश फ्लो फोरकास्ट में मसले हैं। अगर इस तरह से कैलकुलेट किया जाए तो उन्होंने डेट का एक हिस्सा छुपाया है। रियलिटी में प्राइस डिफरेंस को और 15% एडजस्ट किया जाना चाहिए। पूरा मीटिंग रूम खामोश हो गया। लिंसी ने कुछ सेकंड्स के लिए मुझे घूरा। अचानक उसने डॉक्यूमेंट फोल्डर मेरी तरफ बढ़ाया। जारी रखो। अगले दिन लिंसी ने मेरे सामने एक कॉन्ट्रैक्ट सरका दिया। मर्जर सेटल हो गया है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो तुम मेरी कंपनी में आ सकती हो और स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के तौर पर काम कर सकती हो। मैं दंग रह गई, फिर अचानक हंसने लगी। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं एक कॉर्पोरेट स्पाई हो सकती हूँ? लिंसी टेबल के कोने से टेक लगाकर खड़ी हुई, मेरी तरफ देखते हुए। उसकी टोन काम थी। मैंने तुम्हारा बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेट किया। जाहिर है मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मेरी इंट्यूशन कहती है कि तुम ट्रस्टवर्दी हो। वीआईपी वार्ड में एंटीसेप्टिक की महक के ऊपर पास पड़े लिलीज की खुशबू आ रही थी। यूही बेड के किनारे बैठी हुई थी और उसने गरम चिकन सूप का बोल पकड़ा हुआ था। स्पून धीरे से बोल के किनारे से टकराया, एक क्लिंकिंग आवाज करते हुए। जीव, एक और सिप लो। वो स्पून जीव के मुंह तक ले गई। उसकी आवाज नर्म थी, जिससे मिठास टपक रही थी। मैंने इसे 4 घंटे तक सिमर किया है। मैंने सारा तेल पहले ही निकाल दिया है। जीव का चेहरा पीला पड़ गया था।
उसने अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। उसके हाथ की तरफ झुकते हुए उसने एक सिप लिया। रोशनी में उसकी आईलैशेस की परछाई पड़ रही थी। जीवी, क्या तुम यहाँ मेरे साथ रुक रही हो? क्या मिस्टर यैन वो बुरा नहीं मानेंगे? ये ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसका लहजा सख्त था, जैसे वो खुद को यकीन दिला रही हो। लिन युआन हमेशा इतना अंडरस्टैंडिंग रहता है, लेकिन जब उसने बोल नीचे रखा, बोल का निचला हिस्सा ग्लास कॉफी टेबल से टकराया, जिससे एक तेज डिंग की आवाज आई। ये आवाज एक कांटे की तरह थी जो अचानक उसके टेम्पल में चुभ गई। 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से मेरी कोई खबर नहीं। उसने अपना फोन निकाला। लॉक स्क्रीन जल उठी, जिसमें मेरा शांत सोता हुआ चेहरा दिख रहा था। 5:13 PM। हबी, आप घर थोड़ा देर से आओगे। 10:47 PM। क्या आप अब भी गुस्सा हो? अगले दिन 9:15 AM। लिन युआन, फोन उठाओ। आखिरी मैसेज आज सुबह पर रुक गया था। वो हरा चैट बबल चैट बॉक्स के ऊपर अकेला लटक रहा था। वो अचानक खड़ी हो गई। मैं बाहर कॉल करने जा रही हूँ। इमरजेंसी एग्जिट कॉरिडोर के आखिर में था। वहां उसने तीसरी बार कॉल बटन दबाया। एक मैकेनिकल महिला की आवाज चाइनीज और इंग्लिश में दोहरा रही थी। सब्सक्राइबर अभी अनअवेलेबल है। ये आवाज खाली स्टेयरवेल में गूंजी, जो बहुत अजीब लग रही थी। उसने अपने असिस्टेंट को फिर से कॉल किया। शाओ चैन, अभी विला जाओ। वो एक पल के लिए रुकी। मेरी लोकेशन चेक करने का जिक्र नहीं किया, सिर्फ विला का सिक्योरिटी स्टेटस चेक करने को कहा। तकरीबन आधे घंटे बाद असिस्टेंट का मैसेज आया। डायरेक्टर, ये विला का सिक्योरिटी सिस्टम नॉर्मल दिखा रहा है, बस किचन वेस्ट डिस्पोजल 3 दिन से नहीं चला है। स्मार्ट होम लॉग्स दिखाते हैं कि आखिरी बार ये उस दिन इस्तेमाल हुआ था जिस दिन आप घर से गई थीं। उसने अपनी सांस रोकी। मैं एक नीट फ्रीक हूँ। किचन वेस्ट कभी भी रात भर के लिए नहीं छोड़ा जाता। फिंगरप्रिंट लॉक से एक जानी पहचानी बीप की आवाज आई। हॉलवे की सेंसर लाइट जल गई, लेकिन उसकी आंखों के सामने घना अंधेरा था। कोई लाइट नहीं जली थी। दरवाजा खुलने के वक्त से ही विला खामोश रहा। लिन युआन, उसकी आवाज गूंजी। ऊंची सीलिंग वाले लिविंग रूम में किसी ने जवाब नहीं दिया। हवा में रोजेस की हल्की खुशबू पूरी तरह गायब हो चुकी थी, जिसकी जगह एक ठंडी और खाली एहसास ने ले ली थी। वो मास्टर बेडरूम के दरवाजे के सामने खड़ी थी। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसके अंदर घबराहट बढ़ने लगी। उसने धीरे से दरवाजा ढकेला। उसके सामने के नज़ारे ने उसकी आंखें फैला दीं। वार्डरोब पूरी तरह खुला था। मेरे कपड़ों का एक टुकड़ा भी वहां नहीं बचा था। मेरा कलोन और सनग्लासेस, जो मैं अक्सर पहनता था, ड्रेसिंग टेबल से गायब थे। हमारी वो फोटो जो नाइट स्टैंड पर होती थी, वो भी गायब थी। सिर्फ खाली फ्रेम बचा था। उसका दिल बैठ गया। वो तेजी से स्टडी की तरफ भागी। ड्रॉवर खोला। पासपोर्ट, आईडी कार्ड, बैंक कार्ड्स, मेरी पहचान साबित करने वाली हर चीज गायब हो चुकी थी। टी टेबल पर सिर्फ 2 चीजें खामोशी से रखी थीं, एक नेकलेस और पीले पड़े हुए लव लेटर्स का ढेर। उसने कांपते हुए नेकलेस उठाया। ये वो गिफ्ट था जो उसने मुझे मेरे 18th बर्थडे पर दिया था। इतने सालों से मैंने इसे कभी नहीं उतारा था। अब जब मैं बिना किसी निशान के गायब हो गया था, तो नेकलेस यहाँ अकेला छोड़ा गया था। उसने सबसे बुरी बात पर यकीन करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना फोन निकाला और असिस्टेंट को फिर से कॉल किया। मेरे लिए तुरंत उसकी लोकेशन ट्रैक करो। हर कनेक्शन का इस्तेमाल करो, चाहे तुम्हें जमीन से 3 फुट नीचे क्यों ना खोदना पड़े, उसे ढूंढो। दूसरी तरफ से तुरंत जवाब आया। उसके कान में सिर्फ कीबोर्ड टाइपिंग की आवाज आ रही थी। उसने वक्त को इतनी धीरे गुजरते हुए कभी महसूस नहीं किया। एक पल बाद असिस्टेंट की हिचकिचाती हुई आवाज आई। डायरेक्टर, ये मिस्टर लिन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैंसिल कर दी गई है। इन्फॉर्मेशन कैंसिल? मैंने अचानक अपनी आइडेंटिटी कैंसिल करने का फैसला क्यों किया? जब वो यहाँ नहीं थी तब आखिर हुआ क्या था? उसकी आईलैशेस कांपी। उसने अनजाने में अपना हाथ जोर से भींच लिया, जो सफेद पड़ गया। उसकी हथेली के तेज दर्द ने उसे याद दिलाया। सही, नेकलेस। नेकलेस के अंदर उसकी लोकेशन के बारे में कोई क्लू हो सकता है। वो घूमी और स्टडी की तरफ भागी। वीडियो रिकॉर्डिंग खोली, लेकिन वीडियो फुटेज ने उसका दिमाग शून्य कर दिया। वीडियो में जियो एक ऊंचे प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ा था। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कुराहट थी। बोर में बंद इंसान तड़प रहा था। अचानक नीचे गिरते वक्त उसने साफ तौर पर वो चेहरा देखा। उसकी सांस रुक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो चेहरा जो बिखरे हुए बालों से ढका था, मुंह के कोने से खून निकल रहा था। वो मैं था। मैंने उसकी तरफ देखा। होंठ कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन अगले ही सेकंड उसने खुद मुझे नीचे धक्का दे दिया। स्प्लैश! पानी के उछलने की आवाज़ सर्वेलेंस रूम में गूंजी। उसके कानों में सिर्फ एक चुभने वाली बजती हुई आवाज़ रह गई। उसने नेकलेस को जोर से पकड़ा। उसकी नकल सफ़ेद पड़ गई। उसके गले में एक मीठा मेटालिक स्वाद उमड़ आया। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। उसने प्रोग्रेस बार को ड्रैग किया। अचानक उसकी उंगली रुक गई।
जियू के होठों पर मुस्कुराहट इतनी साफ थी जैसे स्क्रीन के जरिए उसका मजाक उड़ा रही हो। वो इस अनजान चेहरे को खाली नजरों से देखती रही। उसकी सांसें धीरे धीरे तेज होने लगीं। इस वक्त फोन फिर से बजा। डायरेक्टर, ये हॉस्पिटल। असिस्टेंट की आवाज़ दूसरी तरफ से आई, लेकिन उसने उसे बुरी तरह बीच में ही रोक दिया। गाड़ी तैयार करो। उसकी आवाज़ इतनी खराब थी कि पहचानी नहीं जा रही थी। मैं अभी वहां जा रही हूं। टायर सड़क पर जोर से घिसे। चिंता मत करो, वो इसे ट्रेस नहीं कर सकती। उस नीच कम के मेडिकल रिकॉर्ड्स मैंने उन्हें बहुत पहले ही खत्म कर दिया था। विला के सर्विलेंस कैमरास भी साफ कर दिए गए थे। किसने कहा था उसे अपनी जगह ना भूले? उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। हर शब्द एक जहर में डूबी हुई सुई की तरह था, जो उसकी खुद को धोखा देने वाली आखिरी उम्मीद में हजारों छेद कर रहा था। हॉस्पिटल के कमरे का दरवाज़ा धक्का देकर खोला गया। वो दरवाजे पर खड़ी थी। उसका चेहरा भयानक रूप से उदास था। जियू का फोन एक थर्ड के साथ फर्श पर गिर गया। शिवेई, उसकी आवाज़ थोड़ी कांपी। ये की आवाज़ गहरी और भारी थी, जैसे कोई डीमन हेल से निकल कर आया हो। तुम्हें पता था कि वो लिन युआन था? जियू का चेहरा तुरंत सफ़ेद पड़ गया। उसकी उंगलियों ने अनजाने में बेडशीट्स को पकड़ लिया। मैं नहीं जानता तुम किस बारे में बात कर रही हो। उस बोरी में जो इंसान था, ये ने उसकी कलाई इतने जोर से पकड़ी जैसे उसकी हड्डियां कुचल देना चाहती हो। जियू की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। शिवेई, तुम मुझे दर्द दे रही हो। ये ने उसे इग्नोर किया। उसकी खून जैसी लाल आंखें उसे घूरती रहीं। मुझे जवाब दो। मैं बस तुमसे बहुत प्यार करता हूं। उसकी डर से भरी आवाज़ टूट गई। मुझे डर था कि वो तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। ये ने घृणा से उसकी तरफ देखा। उसका हाथ ऐसे छोड़ दिया जैसे किसी गंदी चीज को छू लिया हो। उसकी नज़र बेड साइड टेबल पर रखे फ्रूट नाइफ पर पड़ी। ब्लेड पर ठंडी रिफ्लेक्शन साफ तौर पर उसका बिगड़ा हुआ चेहरा दिखा रही थी, और जियू की डरी हुई आंखें भी साफ दिख रही थीं। तुम ऐसा नहीं कर सकती। जियू घबरा गया और पीछे हट गया। आईवी स्टैंड फर्श पर गिर गया। शिवेई के ऑफिस में ठंडी सफ़ेद लाइट्स के नीचे खुले हुए डॉक्यूमेंट्स उसके सामने फैले थे, जिसमें जियू के चोरी छुपे उसके और मेरे बीच दरार पैदा करने का सबूत भी था। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा भेजे गए डॉक्यूमेंट्स भी थे, फोटोज, रिकॉर्डिंग्स, ट्रांसफर हिस्ट्री, यहाँ तक कि उन थग्स के बयान भी। मिस्टर जी थे जिन्होंने हमें काम पर रखा था। कहा था कि ये सिर्फ एक्टिंग है, हमें अच्छे पैसे दिए। उन्होंने हमसे उसे पीटने का नाटक करने को कहा था। असल में उस पर सच में हाथ उठाने का कोई प्लान नहीं था। उन्होंने कहा था कि जब तक डायरेक्टर ये को इस पर यकीन रहेगा, काम के बाद बोनस मिलेगा। ये ने अपने हाथ इतने जोर से भींचे कि वो सफ़ेद पड़ गए। उसकी आंखों में काले जज्बात घूम रहे थे। शुरू से अंत तक ये सब जियू का रचा हुआ था। फिर भी उसने उस आदमी को, जिसे वो बहुत प्यार करती थी, यानी मुझे, खाई में धक्का दे दिया था। जब जियू को ऑफिस में लेकर आया, उसके चेहरे पर अब भी एक चापलूसी भरी मुस्कुराहट थी। शिवेई, तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, डॉक्यूमेंट्स का एक ढेर उसके चेहरे पर दे मारा गया। समझाओ मुझे। शिवेई की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। पेपर्स पूरे फर्श पर फैल गए। जियू ने नीचे देखा और उन फोटोज और बैंक स्टेटमेंट्स पर उसकी नज़र पड़ी। मुस्कुराहट तुरंत गायब हो गई। मैं समझा सकता हूँ। वो घबरा गया और उन्हें उठाने के लिए नीचे बैठा। उंगलियां कांप रही थीं। ये ज़रूर किसी ने मुझे फंसाने के लिए किया होगा। ये ज़रूर लिन युआन होगा। वो मुझसे नफरत करता है। तो लिन युआन? ये ने उसे घूरा। उसका लहजा अजीब तरह से शांत था। उसने ड्रॉर से एक रिकॉर्डर निकाला और प्ले बटन दबाया। वो नीच कम इसी के लायक था। किसने कहा था उसे अपनी जगह ना भूले? जियू की आवाज ऑफिस में गूंजी। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। जियू ने एक स्टिफ स्माइल दी, डॉक्यूमेंट्स का ढेर एक तरफ फेंका और धीरे से यूई के पास गया। जीवी, मेरा भरोसा करो, मैंने सच में वो सब कभी नहीं किया। यूई की ठंडी नज़र का सामना करते हुए उसकी सांसें और भी तेज होने लगीं। मेरा भरोसा करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। प्यार? यूई ने संदेह के साथ पूछा और अपना हाथ बढ़ाकर उसके जबड़े को जोर से पकड़ लिया। तुम ऐसे काम करते हो और फिर भी मुझसे प्यार करने की बात करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें यह डिस्गस्टिंग नहीं लगता? तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई अच्छे हो? जियो ने अचानक अपना सर उठाया। उसके आंखों की मासूमियत बिना किसी निशान के गायब हो गई और उसकी जगह ट्विस्टेड हेट्रेड ने ले ली। ये तुम ही थी जिसने मुझे सबसे पहले ढूंढा था। तुम ही थी जिसने मेरे साथ एक सब्स्टिट्यूट की तरह बर्ताव किया। तुमने मुझे भरोसा दिलाया कि तुम मुझसे प्यार करती हो। वो जोर से उसकी पकड़ से छूट गया, उसकी नाक की तरफ इशारा किया और ठंडी हंसी हंसा। क्या तुम्हें अंधी हो? नहीं देख सकती कि कौन सिंसियर है और कौन फेक है? अब गहरे प्यार का नाटक कर रही हो, ये किसके लिए है?
लिनोआन को तुम्हारी जरूरत बहुत पहले ही खत्म हो गई थी। वो तुम्हारी तरफ एक सेकंड और देखने के बजाय सब कुछ फेंक कर दूर भागना पसंद करेगा। यूई की प्यूपिल्स सिकुड़ गईं। उसका सीना ऐसा लगा जैसे किसी स्लेज हैमर से मारा गया हो। जियू और भी मॉकिंगली हंसा। क्या तुम्हें पता है कि जाने के पहले वो पीछे क्या छोड़ गया? वो नेकलेस तुम्हारी तरफ से एक गिफ्ट था, है ना? तुमने अंदर की कैमरा फुटेज देखी है ना? क्या हर ब्लो तुम्हारे अपने हाथ से नहीं मारा गया था? कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा छा गया। यूई अचानक हंसी। वो आराम से खड़ी हुई, जियो के पास गई, अपने पंजों पर खड़ी हुई और उसका चेहरा सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। हरकतें लवर की तरह जेंटल थीं, लेकिन उसकी आंखें खौफनाक हद तक ठंडी थीं। तुम सही कह रही हो, मैं अंधी थी, वो धीरे से बोली। तो अब गलती को ठीक करने का वक्त आ गया है। इससे पहले कि जियो रिएक्ट करता, ऑफिस का दरवाजा फिर से खुल गया। 2 बॉडीगार्ड्स सीधा उसकी तरफ आए और उसे खुरदरी रोप से जोर से बांध दिया। जियो की आंखें फटी रह गईं। उस फोर्स से वो लगभग जमीन पर गिर गया। हाँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं वो पैसे तुम्हें वापस कर सकता हूं। यूई पीछे हट गई, बिना किसी इमोशन के उसे देखते हुए जब उसके हाथ बांधे जा रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उस थोड़े से पैसे की परवाह है? वो उसके कान के पास झुकी, उसकी आवाज किसी जहर उगलते सांप की तरह सॉफ्ट थी। मैं तुम्हें उस चीज का स्वाद चखाना चाहती हूं जिसका मतलब मौत से भी बदतर होना है। ये मेंटल हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ी थी। ठंडी व्हाइट लाइट ने उसकी शैडो को लंबा कर दिया था। उसने एक फाइल फोल्डर को जोर से पकड़ा हुआ था, जिसमें जियो के सालों के सारे क्राइम्स रिकॉर्ड थे। पब्लिक फंड्स का एम्बेजलमेंट, कमर्शियल फ्रॉड, इंटेंशनल इंजरी, यहां तक कि मुझे फ्रेम करने की उसकी कॉन्स्पिरेसी। हॉस्पिटल रूम का दरवाजा खुला। जियो कोने में दुबका हुआ था, चेहरा बैंडेजेस से लिपटा हुआ था। वो सेल्फ हार्म के निशान थे। उसने ऊपर देखा और याई जीवी को देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी। जीवी, क्या तुम मुझे बचाने आई हो? वो अपने घुटनों के बल कुछ कदम रेंगा, लेकिन कमजोर बॉडी की वजह से वो जमीन पर गिर गया। जीजियो फर्श पर लेटा था, फिल्थ से भरा हुआ। उंगलियां जोर से यई की ड्रेस का पल्ला पकड़े हुए थीं। यई ने कोई जवाब नहीं दिया, धीरे से उसके सामने स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठी, ऊपर से उसे नीचे देखते हुए। उसकी आंखें आइस की तरह ठंडी थी, आवाज लो लेकिन काम। शीजियो, क्या तुम्हें पता है मैं यहां क्यों आई हूं? जियो ने कांपते हुए सर हिलाया। आंसू नीचे गिर रहे थे। मुझे पता है मैं गलत हूं, मुझे सच में पता है मैं गलत हूं। इतने गलत? यई ने स्कॉफ किया और उसके सामने फाइल नीचे फेंक दी। क्या इसे तुम अपनी गलती मानना कहते हो? जियो ने फाइल के कंटेंट्स को देखा। उसका चेहरा तुरंत पेल पड़ गया। उसने फ्रांटिकली सर हिलाया। नहीं, मैंने ये सब नहीं किया, किसी ने मुझे फ्रेम किया है। जीवी, मेरा भरोसा करो। फ्रेमिंग? यूई वो नीचे झुकी और इतनी फोर्स से उसकी चिन पकड़ी कि लगभग उसकी बोन्स टूट जाएं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अब भी तुम्हारे एक्सक्यूजेस पर भरोसा करती हूं? उसने छोड़ दिया। एक हैंडकरचिफ निकाला और डिस्गस्ट के साथ अपने हाथ साफ किए। इस एक्शन ने जियो की आंखों में चुभन पैदा की। उसकी प्यूपल्स अचानक सिकुड़ गईं। वो यई पर झपटा, लेकिन उसने उसे लात मारकर दूर कर दिया। वो फर्श पर पीछे गिर गया, फ्रैंटिकली चिल्लाते हुए। येजी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। मेरे लिए? येजी की नज़र बिल्कुल ठंडी थी। तुमने ये अपनी खुदगर्ज ख्वाहिशों के लिए किया। जो कुछ भी लिन युआन और मेरे पास था, सब बर्बाद कर दिया। ये मेरे लिए है? अगर ऐसा है तो अब मेरी बारी है तुम्हारे लिए कुछ करने की। वो मुड़ी और दरवाजे पर खड़े डॉक्टर को इशारा किया। आज से मैं खुद इसके ट्रीटमेंट प्लान का फैसला करूंगी। डॉक्टर ने इज्जत के साथ एक नया मेडिकल रिकॉर्ड पेश किया। येजी ने पछला पन्ना पलटा। उस पर लिखा था, पेशेंट 0487 के लिए ट्रीटमेंट रेजिमेन, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, कंट्रोल्ड मेडिकेशन, लाइफ टाइम कन्फाइनमेंट। जियाओ ने घबराहट में जिद्दोजहद की। नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती येजी। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ। मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि तुम्हें यान लिन युआन की माफ़ी कभी ना मिले। येजी बिना पीछे देखे कमरे से चली गई। उसके पीछे से जियाओ की दिल दहला देने वाली चीखें आ रही थीं। वो हॉलवे में खड़ी हुई और एक सिगरेट चलाई। उड़ते हुए धुएं के बीच उसकी आंखें गहरी और अनरीडेबल थीं। असिस्टेंट ध्यान से आगे बढ़ा। डायरेक्टर, यही आपकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जा फैमिली के एसेट्स पूरी तरह फ्रीज कर दिए गए हैं। जाशी के पेरेंट्स पर भी पाबंदी लगा दी गई है। येजीवी ने थोड़ा सा हम किया।
उसके एम्बेजलमेंट की कहानी मीडिया में लीक कर दो। मैं चाहती हूँ कि उसकी रेपुटेशन बर्बाद हो जाए। असिस्टेंट ने सर हिलाया और चला गया। येजी ने सिगरेट बुझा दी और खिड़की के बाहर रात के आसमान को देखने लगी। वो जानती थी कि ये बदला मेरे दुखों की भरपाई करने से बहुत दूर है, लेकिन कम से कम वो जियाओ को किसी और को चोट पहुंचाने का मौका नहीं देगी। येजी उस विला के सामने खड़ी थी जहां वो और मैं रहा करते थे। उसने अपने हाथ में पकड़ी रिकॉर्डिंग को कई बार देखा था, लेकिन सर्वेलेंस डेटा जू ने साफ कर दिया था। पीछे कोई काम का सबूत नहीं छोड़ा था। ढूंढते रहो। उसका गला बैठ गया था और आंखें लाल हो गई थीं। भले ही हमें जिंक को उल्टा पुल्टा क्यों ना करना पड़े, हमें उसे ढूंढना ही होगा। असिस्टेंट ने डरते हुए एक डॉक्यूमेंट पेश किया। डायरेक्टर यही मिस्टर यान की पर्सनल इन्फॉर्मेशन रद्द कर दी गई है। इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स भी साफ कर दिए गए हैं। येजी ने अपनी मुट्ठी जोर से भींची। उसकी उंगलियां सफ़ेद पड़ गईं। उसने अपना हर एक कनेक्शन इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि बड़ा रिवॉर्ड भी रखा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मैं दुनिया से बिना किसी निशान के गायब हो गया हूँ। वो हर उस जगह गई जहाँ हम गए थे, हाई स्कूल, अम्यूज़मेंट पार्क, पहाड़ की चोटी पर बना मंदिर, यहाँ तक कि विदेश भी, उस शहर में जहाँ मैंने पढ़ाई की थी। लेकिन हर बार वो खाली हाथ लौटी। उसे बार बार सपने आने लगे। सपने में मैं खून के बीच खड़ा था, उसे ठंडी नज़रों से देखते हुए। ये तुमने खुद मुझे नर्क में धकेला है। जब वो घबरा कर उठी, ठंडे पसीने ने उसके नाइट गाउन को भिगो दिया था। उसका दिल ऐसे दुख रहा था जैसे किसी ने उसका एक टुकड़ा नोच लिया हो। येजी ने ढूंढने का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया। उसने कंपनी के मामलों को भी पीछे छोड़ दिया। वो एक देश से दूसरे देश उड़ती रही, इस उम्मीद में कि वो जाना पहचाना सिलवेट मिल जाए। 3 महीने बाद मैं एक कोने के कैफे में खड़ा याजीवे को एवेन्यू मॉन्टीन पर एक लग्जरी शॉप की विंडो में वेडिंग ड्रेस को बिना किसी एक्सप्रेशन के देखते हुए देख रहा था। मैंने एक बार कहा था, मुझे सिंपल वेडिंग पसंद है। कोई लेस नहीं, कोई डायमंड्स नहीं, सिर्फ बिल्कुल सफ़ेद। वो खुद पर हंसते हुए मुस्कुराई। वो गुजरा हुआ वक्त कब का सी फोम की तरह टूट चुका था। अब उसे ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। अचानक उसकी नज़र एक जाने पहचाने फिगर पर पड़ी। छोटे सुनहरे बाल, लंबा कद और चलने का तरीका बिल्कुल वैसा ही जैसे उसके सपनों वाले आदमी का था। उसका दिल धड़क गया और वो बिना सोचे समझे उसके पीछे भागी। यान लिन युआन। उस आदमी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ता रहा। उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई और उसकी कलाई पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन ठीक उसी वक्त एक काली कार उसके सामने रुकी। कार का दरवाज़ा खुला। एक टाइट पर्पल ड्रेस वाली औरत ने उसे गले लगाया। वो अपने पैरों के बल खड़ी हुई और उसके कान में कुछ फुसफुसाई, जिससे वो हंसने लगा और उसका प्रोफाइल दिखाई दिया। वो एक बिल्कुल अजनबी चेहरा था। येजी भी अपनी जगह जम गई, हैरान रह गई। वो मैं नहीं था, वो बस एक मिलता जुलता सिलवेट था। उसने बेख्याली में अपने हाथ नीचे कर लिए, उसका गला भराया। फ़ोन बजा। दूसरी तरफ से असिस्टेंट की होशियार आवाज़ आई, प्रेसिडेंट यही, डिनर पार्टी शुरू होने वाली है। यही जीवी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने फ़ोन रखा और जाने के लिए मुड़ी, और जैसे ही वो मुड़ी, मैंने धीरे से अपने हाथ का वाइन ग्लास नीचे रखा। मेरी नज़र बेरुखी से उसकी पीठ पर पड़ी। लिंची ने मेरी नज़र का पीछा किया। क्या वो वही है? मैंने अपनी नज़र हटाई और हल्का सा सर हिलाया। मैं लिंची का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। चलो, पार्टी में जाने का वक्त हो गया है। मैं फुल लेंथ मिरर के सामने खड़ा हुआ, अपना सर हल्का सा टेढ़ा किया, अपने कान के डायमंड ईयरिंग को एडजस्ट किया। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। ये भी आज रात इस प्राइवेट पार्टी में आएंगी। लिंची की आवाज़ पीछे से आई। उसने शैंपेन का ग्लास पकड़ाया। तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ उसी पर है, क्या तुम सिर्फ उसकी वजह से आए हो? मैंने वाइन ग्लास लिया, उंगलियां हल्के से उसके किनारे पर मारी। एक साफ आवाज़ आई, तुम ज़्यादा सोच रही हो। पार्टी में क्रिस्टल शैंडलियर्स की रोशनी चमक रही थी। मैंने अपनी शैंपेन पकड़ी हुई थी और यूरोपियन कंग्लोमरेट्स के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बात कर रहा था। मेरी फ्लुएंट फ्रेंच और शार्प बिजनेस इनसाइट्स ने मुझे सेंटर ऑफ अटेंशन बना दिया था। जब यही हॉल में दाखिल हुई, उसकी नज़रें अपने आप मेरी पीठ की तरफ चली गईं। उस जेस्चर्स में वही पुरानी शार्पनेस थी। वो थोड़ा सा चौंक गई। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाली थी, मैं मुड़ा और उसके कंधे से टकराता हुआ गुजरा। उस पल उसे मेरी रोजेस की बहुत हल्की खुशबू आई। ये अचानक मुड़ी, लेकिन मेरी शक्ल भीड़ में पहले ही गायब हो चुकी थी। अभी वो जेंटलमैन कौन था? उसने एक वेटर को रोका। उसकी आवाज में तनाव था। वेटर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो मिस्टर लिन है, उभरती हुई इन्वेस्टमेंट फर्म ली के फाउंडर।
ये कि पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ली, ये साफ तौर पर लिंग युआन का एब्रीविएशन है। उसकी हिम्मत नहीं हुई इस पर यकीन करने की, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाई ये उम्मीद करने से कि मैं वापस आ गया हूं। ये लिंशी है जो तीसरी बार IIA ग्रुप में मेरी गैर मामूली दिलचस्पी नोट कर रही थी। वो स्टडी के दरवाजे पर खड़ी थी, मेरी लंबी पीठ को देख रही थी जो डेस्क लैंप के नीचे तनी हुई और सीधी थी। मेरे हाथ में पेन कागज पर तीखे निशान बना रहा था। ये डेटा एनालाइज करना नहीं लग रहा था, बल्कि किसी दुश्मन को डाइसेक्टिंग जैसा लग रहा था। ये ग्रुप्स की रिपोर्ट्स को दोबारा देखते हुए लिंशी गरम दूध का ग्लास लिए अंदर आई। उसने जानबूझकर अपने कदमों की आहट को थोड़ा साफ रखा। मेरी उंगली लगभग ना के बराबर थरथराई। जल्दी से डॉक्यूमेंट बंद करते हुए, सिर्फ रूटीन एनालिसिस है। मैंने दूध लिया, मेरे होंठ एक परफेक्ट आर्क में मुड़े। एक फ्यूचर कॉम्पिटिटर के बारे में पहले से रिसर्च कर रहा हूं। लिन ने मेरे झूठ को एक्सपोज नहीं किया। भले ही पिछले 3 महीनों से मेरे ये ग्रुप को स्टडी करने की फ्रीक्वेंसी किसी भी दूसरी कंपनी से कहीं ज्यादा थी, कभी कभी तो पूरी रात डॉन तक जागते हुए। लेकिन जब भी वो मुझसे पूछना चाहती, मैं जल्दी से सब्जेक्ट बदल देता, खासकर पेरिस में उस वन साइडेड एनकाउंटर के बाद। बहुत देर हो रही है। आखिरकार उसने बस अपने हाथ का ग्लास नीचे रख दिया। कल सुबह जल्दी मीटिंग है। मैंने सर हिलाया, लेकिन मेरी आंखें पहले ही उस डॉक्यूमेंट्स के ढेर पर वापस चली गई थी। जब लिंशी ने स्टडी का दरवाजा बंद किया, उसने कागज पर पेन की रगड़ने की आवाज फिर से सुनी, जैसे किसी तरह के ऑब्सेशन का मैनिफेस्टेशन हो। सुबह के 3:17। एक चुभती हुई चीख ने विला की खामोशी को चीर दिया। लिंशी बिस्तर से उछल पड़ी। उसके डॉक्टर्स इंस्टिंक्ट ने उसे तुरंत अलर्ट कर दिया। आवाज मेरे बेडरूम से आई थी। उसके पास स्लीपर्स पहनने तक का वक्त नहीं था और वो भागती हुई आई, दरवाजा धकेल कर खोल दिया। उसके सामने के मंजर ने उसके दिल को दर्द से झकोर दिया। मैं हेडबोर्ड और दीवार के बीच कोने में डुबका हुआ था, हाथों से अपना ही गला जोर से पकड़ा हुआ, चेहरा कागज जैसा पेल। मेरे पजामाज ठंडे पसीने में भीगे हुए थे, मेरी दुबली पीठ से चिपके हुए। मेरा पूरा शरीर हवा में पत्ते की तरह कांप रहा था। लिंशी को जिस बात से सबसे ज्यादा डराया वो मेरी आंखें थीं, पुतलियां डायलेटेड, नजर अनफोकस्ड, जैसे किसी ऐसे खौफनाक मंजर को घूर रही हो जो यहां मौजूद नहीं था। लिंशी मेरे सामने एक घुटने कर बैठ गई। बिना सोचे समझे छूने की हिम्मत नहीं हुई। लिंग युआन, मेरी तरफ देखो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? कोई जवाब नहीं। मेरी सांस तेजी से बढ़ने लगी, मेरे होंठ भी नीले पड़ने लगे। अक्यूट PTSD अटैक, लिंशी ने तुरंत डायग्नोसिस किया। उसने धीरे से मेरी रिस्ट पकड़ी, ठंडे चिपचिपे पसीने को छुआ। मेरे साथ सांस लो। उसने मेरा हाथ अपने सीने से लगाया। इस रिदम को धीरे से महसूस करो। लिंशी ने जानबूझकर अपनी सांस धीमी की। उसका सीना एक रिदम में ऊपर नीचे हो रहा था। वो अपनी हथेली के नीचे मेरी रिस्ट पर जैगेड स्कार्स का एक निशान महसूस कर सकती थी। 1 मिनट, 2 मिनट, मेरी सांस आखिरकार उसकी सांस के साथ मिलने लगी। मेरी पुतलियों में धीरे धीरे फोकस वापस आने लगा। अपने सामने खड़े शख्स को साफ देखने के बाद मैंने अपना हाथ ऐसे पीछे खींच लिया जैसे जल गया हो। मैं ठीक हूं, मैंने भारी आवाज में कहा। एक कंडीशन रिफ्लेक्स की तरह मैंने अपने पजामा की स्लीव नीचे खींच ली, अपनी रिस्ट को ढकते हुए। सॉरी, बस एक नाइटमेयर देखा था। लिंसी ने इस कच्चे झूठ को एक्सपोज नहीं किया। वो खड़ी हुई और एक ग्लास गर्म पानी भरने गई, साथ ही पास के डिफ्यूजर में कामिंग एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें डाल दी। थोड़ा पानी पी लो। उसने ग्लास मेरी तरफ बढ़ाया, जानबूझकर एक सेफ डिस्टेंस रखते हुए। मैं तुम्हारे लिए एक ड्राई टॉवल लेकर आती हूं। जब वो बाथरूम से वापस आई, मैं खिड़की के पास सिंगल सोफे पर चला गया था। दोनों हाथों से पानी का ग्लास पकड़े हुए मेरी नजर खिड़की के बाहर रात पर थी। मूनलाइट मेरे चेहरे की प्रोफाइल को उभार रही थी। झुकी हुई लैशेज मेरे आंखों के नीचे एक छोटा सा साया बना रही थी। मैं आर्म चेयर पर बैठा था। लिंसी ने मेरे कंधों पर एक टॉवल डाला, फिर सामने बैठ गई। क्या तुम उस नाइटमेयर के बारे में बात करना चाहती हो? उसने ऐसे ही पूछा जैसे कल के मौसम के बारे में बात कर रही हो। मेरी उंगलियां ग्लास के रिम से खेलती रहीं। काफी देर तक खामोशी रही। मैंने अपना मुंह खोला। क्या तुम्हें पता है ड्राउनिंग कैसा महसूस होता है? लिंसी थोड़ी देर के लिए रुकी। सबसे पहले पानी नसल कैविटी में तेजी से जाता है, आग की तरह जलता हुआ। मेरी आवाज हल्की थी, जैसे किसी और की कहानी सुना रहा हूं। फिर लंग्स में स्पैज़म होता है, सांस लेने की कोशिश करते हैं लेकिन सिर्फ पानी इनहेल करते हैं। मैंने ऊपर देखा। सबसे खौफनाक बात यह है कि तुम साफ महसूस कर सकते हो कि जिंदगी हाथ से निकल रही है, फिर भी बेबस, कुछ भी करने के काबिल नहीं। लिन, उसने नोटिस किया कि मेरी बाई रिंग फिंगर गैर कुदरती तरीके से मुड़ी हुई थी। वो हड्डी टूटने के बाद रह गई एक डिफॉर्मिटी थी। मैं खड़ा हुआ और डेस्क की तरफ गया। ड्रॉअर से एक क्राफ्ट पेपर बैग निकाला। तुम्हें यह देखना चाहिए। लिंडसी ने उसे लिया, उसका वजन महसूस किया। बाहर निकालने पर फोटोज, मेडिकल रिकॉर्ड्स और मैरिज रजिस्ट्रेशन की एक कॉपी थी। तो ये तुम्हारा ओरिजिनल है। लिंडसी की बातें रुक गईं। उसके आंखों के सामने जो था उसने उसे शॉक कर दिया। मैं खून के तालब में लेटा हुआ था।
मेरे फोरहेड पर चोट का निशान भयानक था, जिसने मेरे नीचे के रग को लाल कर दिया था। मेडिकल रिकॉर्ड में लिखा था 3 ब्रोकन रिब्स, राइट इंडेक्स फिंगर, कॉम्यून्यूटेड फ्रैक्चर, प्लूरल इफ्यूजन। ये यीवाई का मास्टरपीस है। मेरी आवाज काम थी। वो मेरी एक्स वाइफ है। नहीं, सच तो ये है कि हमारा कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। मैं सेल्फ मॉकिंगली हंसा। उसने सोचा था कि उस सैक में वो गुंडा है जो उसके पति को परेशान कर रहा था, पर असल में वो मैं था। लिन। उसने अगला पेज पलटा और सर्वेलेंस कैमरा का स्क्रीनशॉट देखा। एक औरत बार बार एक सैक को, जिसमें एक इंसान था, उसे हाई प्लेटफॉर्म से नीचे फेंक रही थी। पूल के पास जू वहां खड़ा था और उसके होठों पर एक स्माइल थी। ज्यू। मैंने उस आदमी की तरफ इशारा किया, उसका लीगल हस्बैंड, और मैं सिर्फ एक मजाक था। लिंशी समझ गई कि ई ग्रुप के लिए मेरा ऑब्सेशन कहां से आया है। ये कोई नॉर्मल बिजनेस कंपटीशन नहीं है, ये नफरत है। तो तुम उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हो? वो कोई सवाल नहीं था। मैं विंडो की तरफ चला गया। मूनलाइट ने मेरी शैडो को लंबा कर दिया। मैं चाहता हूं कि वो टेस्ट करे कि सब कुछ खोना कैसा लगता है। मेरी उंगली विंडो पेन पर चल रही थी। कंपनी खोना, डिग्निटी खोना, खोना। मेरी आवाज साइलेंट हो गई। लिंशी वो मेरे पीछे आई। छुआ नहीं, बस वहां क्वाइटली खड़ी रही। रिवेंज से सच्ची शांति नहीं मिलेगी, उसने सॉफ्टली कहा। तो फिर किससे मिलेगी? मैं अब्रप्टली मुड़ा। मेरी आंखों में एक डार्क फायर थी। फॉरगिवनेस? मैंने अपने पजामा का कॉलर फाड़ा, जिससे कॉलर बोन के नीचे एक स्कार दिखा। ये उसने खुद एक मेटल रॉड से मारकर किया था। 99 बार उसने एक एक गिनती साफ साफ की थी। लिंशी ने उस स्कार को देखा, अचानक हाथ बढ़ाया और मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। मैं एक सेकंड के लिए अकड़ गया। फिर जैसे सारी ताकत खत्म हो गई हो, मैं उसकी चेस्ट से लगकर ढेर हो गया। मैं तुम्हें रोकने का कोई इरादा नहीं है। लिन की चिन मेरे सर के ऊपर रखी थी। मैं बस तुम्हें नफरत में डूबते हुए नहीं देखना चाहती। उसने जेंटली मेरी डिफॉर्म्ड फिंगर्स को पकड़ा। ये वूंड्स, ये तुम्हारी लाइफ डिफाइन नहीं करने चाहिए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। लिंशी ने महसूस किया कि उसकी चेस्ट पर शर्ट धीरे धीरे गीली हो रही है। विंडो के बाहर पूरब का आसमान चमकने लगा था। लिंशी ने अपनी बाहों में उस इंसान को देखा जो अब काम हो चुका था, और एक डिसीजन लिया। मुझे अपना प्लान दिखाओ, उसने कहा, एवरी डिटेल। मैंने अपना सर उठाया। मेरी लाल आंखों में एक सप्रेशन दिखी। अगर ये तुम्हें सच में सब भूलने और स्टार्ट ओवर करने में मदद कर सकता है। लिंची ने मेरे चेहरे से आंसुओं के निशान पोंछे। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। सूरज की पहली किरण कर्टन से होकर आई। मैं ई ग्रुप के शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर चार्ट की तरफ इशारा कर रहा था और लिंची को एक्विजिशन स्ट्रैटेजी समझा रहा था। मेरी आवाज हॉर्स थी, पर मेरी आंखों में क्लैरिटी वापस आ गई थी। बिखरे हुए डॉक्यूमेंट्स पर सनलाइट पड़ रही थी, जिससे वो गीला और टैटर्ड मैरिज सर्टिफिकेट चमक रहा था। मैंने उसे एक पल के लिए देखा, फिर उसे ट्रैश कैन में फेंक दिया। मैं लाई ग्रुप के टॉप फ्लोर पर फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़ा था और पूरे शहर को नीचे देख रहा था। ग्लास में मेरी इमेज दिख रही थी। मेरी उंगलियों ने एक रेड वाइन का ग्लास पकड़ा हुआ था। वो क्रिम्सन लिक्विड थोड़ा सा हिला, ठीक उसी खून के रंग जैसा जिस दिन मैं उस खून के पूल में गिरा था। असिस्टेंट ने नॉक किया और अंदर आया। रिस्पेक्टफुली एक डॉक्यूमेंट पेश किया। प्रेसिडेंट यान, ये ग्रुप की स्टॉक प्राइस 5% और गिर गई है। मार्केट ज्यादातर यू के रीसेंट डिसीजंस को लेकर ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। मैंने डॉक्यूमेंट लिया। मेरे होठ एक कोल्ड आर्क में मुड़ गए। बहुत अच्छे। मैंने यू की रीसेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट पलटी और फिगर्स की एक रो पर हल्का सा टैप किया। जू ने पहले जो एम्बेजलमेंट किया था, उस डेफिसिट को भरने के लिए यू ने अपने नाम के काफी एसेट्स बेच दिए हैं। हम जो EIA ग्रुप बॉन्ड्स होल्ड कर रहे हैं, उन्हें डंप करना जारी रखो। मैंने डॉक्यूमेंट बंद कर दिया। आवाज काम थी। असिस्टेंट थोड़ा हेजिटेट हुआ। पर अगर ये ग्रुप बहुत जल्दी कोलैप्स हो गया तो हम भी इन्वेस्टमेंट कैपिटल का एक हिस्सा खो देंगे। मैंने ऊपर देखा। मेरी आंखों में एक शार्प चमक थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे परवाह नहीं है। मैं सिर्फ इस बात की परवाह करता हूं कि कैसे यू सब कुछ बिट बाय बिट खो देती है। वो चीजें जिन्हें वो कभी सबसे ज्यादा वैल्यू करती थी, ठीक उसी तरह जैसे मैंने कभी सब कुछ खो दिया था। एट ये ग्रुप, यू अपने ऑफिस में कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रही थी। स्टॉक प्राइस कर्व बिना रुके गिर रही थी। शेयर होल्डर्स के फोन लगातार बज रहे थे। वो हद से ज्यादा परेशान थी। उसने उन्हें सीधा म्यूट कर दिया। इन्वेस्टिगेट करो कि पर्दे के पीछे इसे कौन मैनिपुलेट कर रहा है। उसने ठंडे लहजे में असिस्टेंट को ऑर्डर दिया।
असिस्टेंट की पेशानी ठंडे पसीने से भर गई। स्विट्जरलैंड की एक नई इन्वेस्टमेंट कंपनी से आ रहे कैपिटल फ्लो को चेक किया। बैकग्राउंड बहुत डीप है। फिलहाल असली कंट्रोलर का पता लगाना नामुमकिन है। यूई ने तेवर बदले। अचानक उसे कुछ याद आया। कंपनी का नाम लिए। उसने बार बार ये नाम दोहराया। ऐसा लगा जैसे उसने कुछ रियलाइज किया हो। उसकी आंखें हल्की सी कांपने लगीं। यान येन युआन। उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उंगलियों ने अनजाने में फाउंटेन पेन को कस के पकड़ लिया। इंक डॉक्यूमेंट पेज को भिगोने लगी। क्या ये वही है? क्या वो वापस आ गया है? मैं प्राइवेट रूम में बैठा था। सामने यी ग्रुप का एक बंदा था, पुराना सीएफओ जिंजी। जीलिंगी ने अपने हाथ रगड़े, आंखें घुमाते हुए। प्रेसिडेंट यान, वो कंडीशंस जो आपने मुझसे वादा किया था? मैं हंसा, एक चेक आगे बढ़ाते हुए। ये डिपॉजिट है। जॉब डन, तुम्हें बाकी मिल जाएंगे। जीलिंगी लालच से चेक पर लिखे नंबर को घूरने लगा, बार बार सिर हिलाते हुए। आप निश्चिंत रहिए यान, हाल ही में स्टॉक प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए कोर पेटेंट्स को मॉर्गेज करने की तैयारी कर रही है। बस मुझे थोड़ा टैम्पर करना होगा। नहीं, मैंने उसे बीच में रोका। आवाज जेंटल थी पर कोई शक नहीं था। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी मदद करो। जीलिंगी हैरान था। क्या? उसकी मदद करूं स्टॉक प्राइस स्टेबलाइज करने में? उसे लगने दो कि क्राइसिस खत्म हो गया है। मैंने रेड वाइन की एक चुस्की ली। मेरी आंखों में ठंडक बढ़ रही थी। फिर ठीक जब वो सबसे ज्यादा रिलैक्स होगी तब एक फेटल ब्लो देना। अगले दिन यी ने देखा कि स्टॉक प्राइस अचानक रिकवर हो गई। उसके तेवर कस गए। पता चला कि उसके डायरेक्टर जी ने कैपिटल इंजेक्ट करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क किया है। असिस्टेंट रिपोर्ट देने अंदर आया। जीलिंगी। यी एक पल के लिए खामोश रही, फिर अचानक ठंडे तरीके से हंसी। वो? उसके पास इतने कनेक्शंस कहां से आए? असिस्टेंट ने सिर हिलाया। पता नहीं, लेकिन कैपिटल वाकई आ गया है। फिलहाल हमारा प्रेशर कम हो गया है। येजुए खिड़की की तरफ चली गई। रात में शहर रोशनियों से चमक रहा था। उसे बस लगा कि कुछ गलत है। जाओ, उसे इन्वेस्टिगेट करो। वो मुड़ी। उसके चेहरे पर रिलीफ का कोई निशान नहीं था क्योंकि स्टॉक प्राइस वापस बढ़ गई थी। साफ पता लगाओ कि जिंजी ने किन ऑर्गेनाइजेशन से संपर्क किया था। जल्दी करो। खिड़की के बाहर रात गहरी थी, तूफान से पहले की खामोशी की तरह। मैंने ली हाई का दिया हुआ डॉक्यूमेंट लिया, एक नजर डाली और हंसा। यी को वाकई शक है। लिन शी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। क्या अभी जाल लपेटना है? थोड़ा और इंतजार करो। मैंने डॉक्यूमेंट बंद किया, खिड़की से बाहर रात के आसमान की तरफ देखते हुए। मैं चाहता हूं कि वो खुद मुझसे भीख मांगने आए, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने कभी उससे वापस आने की भीख मांगी थी। हकीकत ने साबित किया यूजी का प्रेमोनिशन गलत नहीं था। जब यी ग्रुप की स्टॉक प्राइस ग्रेजुअली स्टेबलाइज हो गई, उन ऑर्गेनाइजेशंस ने जैसे पहले से तय किया गया हो साइमल्टेनियसली कैपिटल निकाल लिया। यी ग्रुप की स्टॉक प्राइस बेकाबू होकर प्लमिट कर गई, यहां तक कि रिकॉर्ड लो पर पहुंच गई। याजुए फ्लोर टू सीलिंग खिड़की के सामने खड़ी थी, हाथ धीरे धीरे कस रहे थे। असिस्टेंट पीछे खड़ा था, जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। जीलिनी का क्या हुआ? उससे अब संपर्क नहीं हो रहा है। बात खत्म होते ही ऑफिस में मौत जैसी खामोशी छा गई। असिस्टेंट की पेशानी का पसीना पोंछा गया, पर वो खत्म नहीं हुआ। उसने सोचा जो उसने पता लगाया था। बस महसूस किया कि एक बार बोल दिया तो उसका करियर भी खत्म हो सकता है। क्या उन ऑर्गेनाइजेशंस के ओनर्स मिल गए हैं? सवाल आखिरकार आ गया। असिस्टेंट ने अपनी आंखें बंद कर लीं, हाथ में मौजूद डॉक्यूमेंट डेस्क पर रख दिया। प्रेसिडेंट, ये इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो कैपिटल इंजेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग कंपनीज के सहारे हैं, लेकिन वो सारी कंपनीज ली के नाम पर हैं। यीवी ने ये बातें सुनी और उसे रिलीफ महसूस हुई, जैसे पहले से पता हो। इंट्यूशन ने उसे बताया ली ही यानलिंग युआन है। ये यानलिंग युआन है जो उससे बदला लेने वापस आया है। जब बात ऐसी है, यीवी ली कंपनी बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी। उसका सूट थोड़ा रिंकल्ड था, आंखें ब्लड शॉट वेन्स से भरी थीं। वो यहां 3 दिनों से इंतजार कर रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने नम्रता से पर ठंडक से उसकी सारी अपॉइंटमेंट्स को मना कर दिया। सिक्योरिटी ने सतर्कता से उसे रोका जब भी उसने अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रास्ते से हट जाओ। उसकी आवाज धीमी और डरावनी थी। गार्ड के पास रिएक्ट करने का वक्त तक नहीं था। यूई ने उसे जोर से धक्का दिया और एलिवेटर की तरफ बढ़ गई। आज उसे यानलिंग युआन से मिलना ही होगा। टॉप फ्लोर के ऑफिस का दरवाजा जोर से खोला गया।
मैं फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने बैठा था, मेरी पीठ उसकी तरफ थी। मेरे हाथ में पेन डॉक्यूमेंट पर एक तीखी लाइन खींच रहा था। प्रेसिडेंट ये। मैंने अपना सिर नहीं घुमाया, आवाज शांत। किसी और की कंपनी में घुसना, मैं पुलिस को बुला सकता हूं। यूई की सांस अटक गई। ये आवाज उसने सपनों में अनगिनत बार सुनी थी, अब इतनी करीब पहुंच में फिर भी एक अजनबी की तरह ठंडी। लिंग युआन, वो एक बैठी हुई आवाज के साथ आगे बढ़ी। मैं आखिरकार पीछे मुड़ा। सूरज की रोशनी मेरे पीछे से आ रही थी, एक लंबी फिगर को आउटलाइन कर रही थी। मैं पहले से भी ज्यादा हैंडसम हो गया हूं। बस बात यह थी कि वो फिगर जिसने पहले कभी उसे पकड़ा था और कहा था कि वो उससे प्यार करता है, ऐसा लगा जैसे गायब हो गया हो। मैं हूं, मैंने सही किया। डेस्क पर रखी नेम प्लेट पर उंगली से हल्के से टैप करते हुए। या तुम मुझे प्रेसिडेंट यान यी बुला सकती हो। याई का सीना जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। मैंने शिव के मामले की साफ जांच की है। वो तेजी से पास आई, हाथ मेरे डेस्क पर टिका दिए। वो खुद अपनी मर्जी से कर रहा था। वो सारे सीन्स उसके द्वारा मुझे इतने समय से धोखा देना था। मैंने सच में सोचा था कि उस साल उस ठग को तुमने उसे नुकसान पहुंचाने के लिए हायर किया था। मैंने खामोशी से उसकी तरफ देखा, आंखों में कोई हलचल नहीं की। यूई की आवाज और धीमी हो गई। अगर मुझे पता होता कि वो तुम हो तो मैं कैसे कर सकती थी। मैं अचानक हंसने लगा। तुम मुझे अपने ही हाथों से ऊंचे प्लेटफॉर्म से नीचे कैसे धक्का दे सकती थी? तुम मेरी पसलियां तोड़ने के लिए मेटल रॉड का इस्तेमाल कैसे कर सकती थी? या तुम मेरी उंगलियों को कैसे कुचल सकती थी? मैंने रिमोट कंट्रोल उठाया, एक बार दबाया, ऑफिस में स्क्रीन धीरे से नीचे आई। इमेज में सैक नीचे फिसल गया, जिससे मेरा खून से लथपथ पीला चेहरा दिखने लगा। याई ठंडक से खड़ी देखती रही। शिव उसके पीछे खड़ा था, उसके होठों पर एक स्मग स्माइल थी। जब मेटल रॉड नीचे लगी, मेरा सिकुड़ता हुआ शरीर और दर्द की कमजोर चीखें साफ सुनी जा सकती थी। याई का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। क्या मुझे और प्ले करने की जरूरत है? मैंने अपनी ठोड़ी को सहारा दिया, लहजा हल्का। मेरे पास और भी बहुत है। उदाहरण के लिए वो हिस्सा जहां तुमने शिव को गले लगाया था। तुमने उसे पति कहा था। याई बेजुबान थी। अगले ही पल घुटने जोर से फ्लोर पर लगे। मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज कांप रही थी, उंगलियां मेरे डेस्क के किनारे को जोर से पकड़े हुए थी। मैंने उसे देखने के लिए अपनी आंखें नीचे की। अचानक मुझे लगा कि ये बेहुदा था। कभी ऊंची और ताकतवर रहने वाली याई अब मेरे सामने एक ऐसे कुत्ते की तरह घुटनों पर थी जिसने अपना मालिक खो दिया हो। याई ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। एक लंबी खामोशी के बाद उसने अपना सिर उठाया। लिंग युआन, तुम मुझसे मुझे माफ करने के लिए क्या चाहते हो? मैंने ड्रॉयर से एक डॉक्यूमेंट निकाला और उसके सामने सरका दिया। याई ग्रुप शेयर एक्विजिशन एग्रीमेंट, इस पर साइन करो। मैंने हल्के से कहा, तुम्हारे हाथ में सारे शेयर्स मैं मार्केट प्राइस पर एक्वायर करूंगा। याई जम गई। तुम्हें तुम्हारा ग्रुप चाहिए? नहीं। मैं खड़ा हो गया। मार्बल फ्लोर से टकराते लेदर शूज की आवाज, एक साफ आवाज गूंजी। मैं आगे झुका, अपनी उंगलियों को हल्के से कॉन्ट्रैक्ट पर टैप करते हुए। मैं जो चाहता हूं वो ये है कि तुम याई ग्रुप को व्यक्तिगत रूप से मेरे हवाले करो और फिर लाचारी से देखो जब मैं इसे एक एक करके तबाह करूं। याई की कांपती उंगलियों ने कॉन्ट्रैक्ट को छुआ। वो जानती थी इसका क्या मतलब था। इसे सौंप दो और याई ग्रुप के सालों की लेगेसी के मालिक बदल जाएंगे। इसे मत सौंपो और वो मुझे हमेशा के लिए वापस पाने का मौका खो देगी। मैंने उसकी कश्मकश को देखा और अचानक मुझे लगा कि ये सब कितना फीका था। मैं तुम्हें सोचने के लिए 3 दिन दूंगा। मैं मुड़ा और फ्लोर टू सीलिंग विंडो की तरफ चलने लगा। मेरी पीठ ठंडी और दूर थी। हालांकि याय, ये मत भूलना कि मौजूदा तुम्हारे पास मुझसे नेगोशिएट करने का बिल्कुल कोई हक नहीं है। याई ग्रुप का टॉप फ्लोर कॉन्फ्रेंस रूम। फ्लोर टू सीलिंग विंडो के बाहर पूरे शहर की चमकती लाइट्स थीं। मैं टेबल के सिरहाने बैठा था, अपनी उंगलियों को हल्के से सतह पर टैप कर रहा था। मेरे सामने एसेट डिवीजन अग्रीमेंट्स के ढेर थे जो साइन होने का इंतजार कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस टेबल के दोनों तरफ वो सीनियर मैनेजर्स जो कभी याई के ऑर्डर्स के आगे झुकते थे, अब सब अपना सिर नीचे किए हुए थे। जितनी खामोशी से हो सके सांस ले रहे थे। न्यू एनर्जी डिवीजन बिक चुका है। मेडिकल सेक्टर लिंक ग्रुप में मर्ज हो गया है। बाकी बचा हुआ खाली ढांचा रखो। मेरी आवाज शांत थी, जैसे कि आज के मौसम पर चर्चा कर रही हो। सीएफओ ने सावधानी से पूछा, प्रेसिडेंट यान, फिर वी ग्रुप ब्रांड? मैंने ऊपर देखा, मेरे होठों का कोना एक ठंडी मुस्कान में बदल गया। ये ग्रुप। मैं धीरे से खड़ा हुआ। लेदर शूज की मार्बल फ्लोर से टकराने की आवाज एक वार्निंग बेल की तरह सबके दिल पर चोट कर रही थी। आज से कोई ये नहीं बचा। मैंने आखिरी डॉक्यूमेंट यूएई की तरफ ढका दिया, वो औरत जो पूरे वक्त खामोश थी। डॉक्यूमेंट यूएई के सामने फिसल गया, जिसके कवर पर साफ लिखा था, नोटिस ऑफ पोजीशन एडजस्टमेंट। उसके पास जनरल मैनेजर का टाइटल रहा, लेकिन सारी डिसीजन मेकिंग पावर छीन ली गई थी और उसे हर दिन मुझे वर्क रिपोर्ट्स देनी थी। यूएई डॉक्यूमेंट को घूरते रही।
उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थी, पर उसने उसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। मैंने उसे देखा और अचानक हंसने लगा। क्या हुआ? क्या प्रेसिडेंट ये डिससैटिस्फाइड हैं? पूरा कॉन्फ्रेंस रूम बिल्कुल खामोश था। यूए ने धीरे से अपना सर उठाया। उसकी काली आंखें, जो कभी हॉक की तरह तेज थी, अब बेजान और लाइटलेस थी, जैसे उनमें कोई वाइटैलिटी ही ना बची हो। कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद उसने हाथ बढ़ाया, फाउंटेन पेन उठाया और डॉक्यूमेंट साइन कर दिया। प्रेसिडेंट, ये रही आपकी डेली रिपोर्ट। सेक्रेटरी ने यूए के डेस्क पर एक फाइल रखी। उसका लहजा रिस्पेक्टफुल था, पर उसकी आंखों में पिटी दिख रही थी। यूए ने नंबली ये ग्रुप मेंटेनेंस प्रोग्रेस रिपोर्ट खोली, जिसमें हर दिन कंपनी साइन कितनी बार साफ हुआ, ऑफिस प्लांट्स को पानी देने का स्टेटस और रिसेप्शन डेस्क पर विजिटर्स की गिनत की डिटेल रिकॉर्ड्स थी। उसने अपनी आंखें बंद की, फिर अपना नाम साइन किया। ये मेरी रिक्वायरमेंट थी। उसे खुद साइन करना पड़ता था, ये कन्फर्म करने के लिए कि वो अभी भी इस हॉलो कंपनी को हर दिन सीरियसली चला रही है। एक आउटडोर कैफे में मेरा ध्यान अपनी प्लेट के स्टेक को काटने पर था। नाइफ पोर्सिलेन प्लेट पर फिसलते हुए एक हल्की सी आवाज कर रहा था। तुम्हारा स्टेक कटिंग पॉस्चर अभी भी बहुत सैवेज है। लिंशी धीरे से हंसी। मेरी प्लेट लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए मेरे लिए उसे छोटे टुकड़ों में काटने लगी, जैसे किसी एनिमी का ऑपरेशन कर रही हो। मैंने अपनी आईब्रो उठाई। शायद वही बात है। लिंशी ने प्लेट वापस ढका दी। फिंगर टिप्स हल्के से मेरे हाथ के पीछे छू गई। रिवेंज का स्वाद कैसा है? मैंने लेक की तरफ देखा। सनलाइट पानी पर हजारों सुनहरे फ्रैगमेंट्स में बिखर रही थी। जितना सोचा था उससे ज्यादा खाली। मैंने धीरे से कहा। लिंशी ने मेरे प्रोफाइल की तरफ देखा और अचानक बोली, आज रात एक एस्ट्रोनॉमी एग्जीबिशन है, क्या तुम जाना चाहते हो? वो हल्के से मुस्कुराई। तुमने एक बार कहा था कि जब तुम छोटे थे तब तुम्हें स्टार गेजिंग सबसे ज्यादा पसंद थी। मैं हैरान रह गया। मैंने ये बहुत पहले एक नशे वाली रात में कहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे याद होगा। प्लैनेटेरियम के स्टारी डोम के नीचे मैंने ऊपर सिमुलेटेड गैलेक्सी को धीरे धीरे रोटेट होते देखा। लिंशी मेरे पीछे खड़ी मेरी बैक देख रही थी। वो एक्विला कॉन्स्टलेशन में एल्टेर है। उसने ऊपर देखते हुए मेरे कान में धीरे से एक्सप्लेनेशन दी। चाइनीज लेजेंड्स के मुताबिक वो और वेगा साल में सिर्फ एक बार मिल सकते हैं। मैं हल्के से हंसा। क्या ये एक ट्रेजेडी नहीं है? पर कम से कम वो हर साल रीयूनाइट तो हो पाते हैं। लिंजी की वॉइस बहुत जेंटल थी, है ना? मैंने उसे देखने के लिए सर घुमाया। अचानक रियलाइज हुआ कि ब्लू लाइट में उसकी आईलैशेस अनयूजुअली लंबी लग रही थी, जैसे उन पर स्टार डस्ट की एक लेयर चढ़ी हो। हमारे बीच की डिस्टेंस अनकॉन्शियसली कम हो गई। करीब आ रहे हो लिन यूएन? पीछे से एक जोर की आवाज आई। मैं मुड़ा और यूए को स्टेप्स के नीचे खड़े देखा। उसका फेस पेल था, आंखों में ब्लडशॉट स्ट्रीक्स थी। वो हमारे कसकर थमे हुए हाथों को घूर रही थी। उसका चेस्ट वायलेंटली ऊपर नीचे हो रहा था। वो कौन है? प्लैनेटेरियम कॉरिडोर की लाइट्स कोल्ड और वाइट थी। मैं दीवार से टिक गया, बेख्याली में अपना कफ एडजस्ट करते हुए। क्या मुझे आपको रिमाइंड करने की जरूरत है प्रेसिडेंट? ये आपका करंट बिहेवियर स्टॉकिंग और हैरासमेंट है। यूए की मुट्ठियां क्रैकिंग साउंड के साथ कस गई। मैं तुमसे पूछ रही हूं, वो कौन है? लिंशी। मैं मुस्कुराया। मेरी पार्टनर, फ्यूचर गर्लफ्रेंड या वाइफ, जैसे भी डिफाइन करना चाहो। वाइफ शब्द यूए के दिल में किसी नाइफ की तरह स्ट्रेट चुभा। वो रश करके आई और मेरी रिस्ट पकड़ ली। हमारा अभी डिवोर्स नहीं हुआ है। मैंने उसके हाथ की तरफ नीचे देखा और अचानक हंसने लगा। डिवोर्स यूए? भूलो मत, हमारा मैरिज सर्टिफिकेट फेक था। मैंने धीरे से अपना हाथ पीछे खींचा, अपने फोन पर एक डॉक्यूमेंट खोला और उसकी आंखों के सामने कर दिया। मैरिज रजिस्ट्रेशन इनवैलिड। क्या मुझे तुम्हें रिमाइंड करने की जरूरत है? मैं उसके कान के पास झुका। मेरी वॉइस किसी पॉइजनस स्नेक की तरह पॉइजन उगल रही थी। तुम्हारा लीगल हस्बैंड अब प्रिजन में है। ये जैसे अपनी सारी स्ट्रेंथ खोकर एक स्टेप पीछे हट गई। लिंशी शैडोज से बाहर आई, एक हाथ पॉकेट में और दूसरा नेचुरली मेरा आर्म पकड़े हुए। मिस या? उसकी वॉइस काम थी। अगर आपने मेरे बॉयफ्रेंड को हैरेस करना जारी रखा तो मैं रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर के लिए अप्लाई करने का सोचूंगी। मिस ये ने मेरे आर्म पर रखे हाथ को देखा। अचानक उसे याद आया कि सालों पहले वो भी ऐसी ही थी, स्कूल में चेरी ब्लॉसम्स के नीचे सबके सामने सॉवरेंटी डिक्लेयर करते हुए, यान लिन यूएन मेरा है, कोई उसे टच नहीं करेगा। अब रोल्स रिवर्स हो गए थे। वो वार्निंग पाने वाली बन गई थी। फाइनली टेस्टिंग के दिल टूटने का दर्द क्या होता है।
वापसी के रास्ते कार में मैंने विंडो के बाहर रैपिडली रिट्रीटिंग स्ट्रीट सीन को देखा और अचानक बोला, क्या मैं अभी ज्यादा क्रूएल था? लिंशी ने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील थामा और दूसरे से मेरे हाथ को कवर किया। जो उसने तुम्हारे साथ किया उसके मुकाबले ये इंटरेस्ट भी नहीं है। मैंने हमारे ओवरलैपिंग हैंड्स को देखा। अचानक रियलाइज हुआ कि पता नहीं कब शुरू हुआ, पर रिवेंज अब अकेली रीजन नहीं थी जो मुझे अलाइव रखे हुए थी। सनरूफ धीरे से खुली, स्टारी स्काई दिखने लगा। लिंशी की वॉइस नाइट विंड के साथ मिंगल होकर वापस गूंजी। देखो यूए, मैंने ऊपर देखा, पहली बार महसूस करते हुए कि तारों भरा आसमान असल में किसी को अकेला महसूस नहीं करा सकता। हमारे पीछे थोड़ी ही दूर साए में खड़ी वो देख रही थी, जहां लिंशी और मैं थे। लिन युआन तो मुझसे नाराज हो, है ना? उसकी आंखें काली थीं, ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई फैसला कर लिया है। बारिश होने लगी। आई ग्रुप बिल्डिंग के सामने का कंक्रीट ग्राउंड बारिश से धुलकर चमक रहा था। यूए बारिश की चादर में घुटनों के बल बैठ गई। उसका सूट पूरा भीग गया था। बिखरे हुए लंबे बाल उसके माथे पर चिपक गए थे। उसके घुटने एक पड़ल में डूबे हुए थे, लेकिन उसने जिद से अपना सर ऊपर उठाए रखा, टॉप फ्लोर की रोशन खिड़की को लगातार देखते हुए। मुझे पता था कि उसे मालूम है कि मैं वहां हूं। लिन युआन, उसकी आवाज बैठ गई थी, जो लगभग थंडर में दब रही थी। मैं तुमसे भीख मांगती हूं, मुझसे सिर्फ एक बार मिल लो। बिल्डिंग के रिवॉल्विंग डोर्स धीरे से खुले। काले अम्ब्रेलाज लिए कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स बाहर आए। लीड में खड़े कैप्टन ने कहा, प्रेसिडेंट लिन कहते हैं अगर तुमने ऐसे ही जारी रखा तो हम कोअर्सिव मेजर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। यही मुस्कुराई। बारिश का पानी उसकी थोड़ी से नीचे टपक रहा था। तो उनसे कहो कि वो खुद नीचे आए और मुझे यहां से भगा दें। गार्ड्स ने बेबसी से एक दूसरे को देखा, अपने वॉकी टॉकीज उठाए इंस्ट्रक्शंस मांगने के लिए। दूसरी तरफ से शायद कुछ कहा गया। गार्ड्स हिचकिचाते हुए लगे, एक दूसरे को देखा, फिर पानी की एक बाल्टी बाहर लाए। अगले ही सेकंड बाल्टी भर ठंडा पानी, जिसमें आइस क्यूब्स मिले थे, ऊपर से नीचे गिरा, सीधा यूए के सर पर। हड्डी चीर देने वाली ठंड तुरंत उसके मैरों तक पहुंच गई। उसके होठों का रंग उड़ गया, उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। टॉप फ्लोर की खिड़की के सामने मैंने ठंडे दिमाग से ये मंजर देखा, अपने ब्लूटूथ ईयरपीस पर हल्का सा टैप करते हुए। यूए, क्या तुम्हें लगता है कि तकलीफ का ये नाटक मुझ पर काम करेगा? जब तुमने मेरी हड्डियां तोड़ी थीं, तब मेरे पास घुटनों के बल बैठकर तुमसे भीख मांगने का मौका तक नहीं था। अगली सुबह जल्दी यूए एक होटल रूम में उठी और पाया कि उसके सारे क्रेडिट कार्ड्स लॉक हो गए हैं। उसका फोन तेजी से वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन बैंक मैनेजर की मिस्ड कॉल से भरी हुई थी। उसने वापस कॉल किया। दूसरी तरफ की आवाज गंभीर लग रही थी। मिस येई, आपके पर्सनल अकाउंट्स क्रॉसबर पेमेंट सिस्टम ने लॉक कर दिए हैं, जिसमें आपके ओवरसीज ट्रस्ट फंड्स भी शामिल हैं। यूए, फोन पकड़ी हुई उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। मैं उसे एक डेड एंड की तरफ ले जा रहा था। नहीं, ई एसेट्स फ्रीज हो गए। वो होटल रूम का खर्चा तक नहीं उठा सकती थी। वो अचानक धीरे से हंसी, एक ऐसी आवाज जैसे सैंड पेपर आपस में रगड़ रहा हो। लिन युआन, तुम सच में मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे हो। लेकिन मेरा बदला अभी रुकने वाला नहीं था। ग्रुप की ऑल हैंड्स मीटिंग में मैं मुख्य कुर्सी पर बैठा था, टेबल पर अपनी उंगलियां हल्की सी टैप करते हुए। आज हमारा एक स्पेशल सेगमेंट है, मैंने धीरे से बोला, ऑडियंस को देखकर मुस्कुराते हुए। चलिए प्रेसिडेंट येई का स्वागत करते हैं, सबके सामने एक मॉडल बिजनेस ऐसे पढ़ने के लिए। येई कोने में खड़ी थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके हाथ ने पीले पड़े कागजों के ढेर को कसकर पकड़ा हुआ था। ये वो लव लेटर था जो उसने मुझे 18 साल की उम्र में लिखा था। हर पन्ना जवानी की सबसे सच्ची कस्मों से भरा हुआ था। इसे पढ़ो, मैंने धीरे से कहा। सबको प्रेसिडेंट येई की राइटिंग स्टाइल से सीखने दो। पूरा हॉल बिल्कुल खामोश था। येई की उंगलियां हल्की सी कांप रही थीं, लेकिन फिर भी उसने पहला पन्ना पलटा। लिन युआन, आज तुम्हें व्हाइट शर्ट में देखकर मेरा दिल इतनी तेजी से धड़का कि मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। उसकी आवाज सूखी थी। जब उसने तीसरा पन्ना पढ़ा, उसका गला जोर से रुन गया। जब मैं 22 साल की हो जाऊंगी, चलो शादी कर लेते हैं, ठीक है? मैं तुम्हें पूरी जिंदगी प्यार करूंगी, सिर्फ तुम्हें। उसकी आवाज इतनी बैठी हुई थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी उसने पूरे 20 साल एक एक शब्द करके पढ़ा। जब उसने आखिरी सेंटेंस पढ़ा, हॉल कब्रिस्तान की तरह खामोश था। कुछ फीमेल एम्प्लॉयज की आंखें नम हो गई थीं, लेकिन मैंने पूरे वक्त अपने होठों पर मुस्कुराहट रखी और उसके खत्म करने पर तालियां भी बजाईं। बेहतरीन एक्टिंग। अफसोस, ये सब झूठ है। येई ने अचानक ऊपर देखा। उसकी आंखों की गहराई में कुछ पूरी तरह टूट गया था। इस हादसे ने कंपनी के अंदर एक बड़ी बहस छेड़ दी। लिंशी ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर आई। एक फाइल जोर से डेस्क पर फेंकी। कागज बाहर निकल आए, जिसमें सबसे ऊपर मेडिकल रिकॉर्ड दिख रहा था। यूई,
सीवियर डिप्रेशन और उसके साथ गैस्ट्रिक ब्लीडिंग के सिम्टम्स। ये देखो। लिंची की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो मर जाएगी। मैंने अपनी उंगलियों को देखने के लिए आंखें नीचे की, अनजाने में उन्हें थोड़ा मोड़ा, पर जल्द ही खुद को संभाल लिया। मैंने एक सिप लेने के लिए अपनी कॉफी उठाई। मेरा लहजा बिल्कुल बेपरवाह था। तो क्या? लिंची ने मुझे घूरा। अचानक वो हंसने लगी, पर वो हंसी उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। तो लीनू, तुम कब से ऐसे बन गए? उसने कदम आगे बढ़ाया। पतली उंगलियां मेडिकल रिकॉर्ड पर टप टप कर रही थी, जिससे हल्की थपक की आवाज आ रही थी। उसका सब कुछ छीन लेना काफी नहीं था। उसे कुत्ते की तरह हर रोज तुम्हें रिपोर्ट करने पर मजबूर करना काफी नहीं था। अब तुम्हें उसे आईसीयू में जाते हुए देखकर सुकून मिलेगा। मेरी पलकें थोड़ी लर्जी। मेरी हथेली में कॉफी कप थोड़ा गर्म हो गया। मैंने उसे मजबूर नहीं किया। ये उसकी करनी का फल है जो वो डिजर्व करती है। क्या ऐसा है? लिंची अचानक नीचे झुकी, मेरे चेयर के आर्म्स पर दोनों हाथ रखते हुए मुझे उस तंग जगह में फंसा लिया। तो फिर तुम मेरी आंखों में देखने की हिम्मत क्यों नहीं करते? मेरी सांस अटक गई। लिंची की आवाज धीमी हो गई, जिसमें एक अजीब सा इशारा था। यान लिन्युआन, क्या तुमने असल में उसे कभी छोड़ा ही नहीं? ऑफिस में सन्नाटा छा गया। खिड़की के बाहर बारिश शीशे पर किसी काउंटडाउन की तरह गिर रही थी। मैंने कॉफी कप नीचे रखा। कप का निचला हिस्सा टेबल से टकराया, जिससे एक नर्म आवाज आई। मैंने नहीं किया। लिंची नहीं हिली, अपनी दबाव वाली हालत बनाए रखी। उसकी नज़र मेरे चेहरे को किसी चाकू की तरह काट रही थी। तो फिर तुम ये मानने की हिम्मत क्यों नहीं करते कि तुम बहुत आगे निकल चुके हो? मैं अचानक खड़ा हो गया। मेरा नाक उसके बिल्कुल करीब था। लिंची, तुम जानती हो मुझ पर क्या गुजरी है? तुम्हें पता है कि उसने... मुझे पता है। लिंची ने मुझे बीच में ही रोक दिया। उसकी आवाज अचानक नर्म हो गई। पर आज के तुम और उस वक्त की यूई में क्या फर्क है? ये बात एक थप्पड़ की तरह थी। मैं एक कदम पीछे डगमगाया। मेरा सीना जोर जोर से ऊपर नीचे हो रहा था। सही है, मैं कब ऐसा बन गया? मेरी आवाज अटक गई। लिंची ने एक ठंडी सांस भरी, अपना हाथ मेरे गाल को छूने के लिए बढ़ाया। अगर नफरत की आग बहुत देर तक जलती रही तो वो तुम्हें भी जला देगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक आंसू खामोशी से गिरा। बैंग! ऑफिस का दरवाजा जोर से खुला। सेक्रेटरी घबराई हुई अंदर आई। यान ग्रुप के पुराने लोगों ने 3 प्राइवेट इक्विटी फंड्स के साथ हाथ मिला लिया है। वो जानबूझकर हमारी कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स खरीद रहे हैं। मैं तुरंत होश में आ गया। कब से? सिर्फ आधे घंटे पहले से। उन्होंने पहले ही 12% शेयर्स इकट्ठे कर लिए हैं और अभी भी खरीदे जा रहे हैं। सेक्रेटरी ने एक टैबलेट पकड़ाया। स्क्रीन पर यह रिंग लीडर है। ये ग्रुप का फॉर्मर सीएफओ इंटरव्यू दे रहा है। उसके चेहरे पर एक गंदी मुस्कान थी। एल्विस के एक्विजिशन के तरीके शुरू से ही विवादित रहे हैं। हम बस इस कचरे को साफ कर रहे हैं। वो वापस ले रहे हैं जो हमारा है। मैंने अपनी मुट्ठियां भींची, नाखून मेरी हथेलियों में गड़ गए। जैंग लिंगी, वो सीएफओ जिसे मैंने कभी डबल एजेंट बनने के लिए रिश्वत दी थी। तुरंत काउंटर मेजर्स के लिए एक मीटिंग बुलाओ, मैंने ठंडे लहजे में हुक्म दिया। साथ ही उनके फंडिंग सोर्स की भी जांच करो। जरूरत नहीं है, लिंची ने अचानक मुझे बीच में रोका। शायद लिंगी ने शुरू से ही तुम्हारे द्वारा खरीदे जाने का नाटक किया था। मैंने तेजी से अपना सर घुमाया। तुम्हारा क्या मतलब है? लिंची ने सर हिलाया। उसकी आंखों में कई तरह के जज्बात थे। तुम्हें लगा हो तुम्हारे ग्रुप का आदमी था, पर सबसे बड़ी गुंजाइश ये है कि वो किसी का आदमी नहीं है। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है। मेरा दिमाग पूरी ताकत से काम करने लगा। अगर ऐसा है तो ये मेरे ख्याल से कहीं ज्यादा आसान है। मैंने अचानक अपना कोट उठाया। गाड़ी तैयार करो वाई ग्रुप के लिए। लिंची ने तेवर बदले। तुम किस लिए जा रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यूई को ढूंढने। जब मैंने दरवाजा धकेला, यूई फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने खड़ी थी। उसकी पतली पीठ एक साये की तरह लग रही थी। शोर सुनकर वो धीरे से मुड़ी। उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक आई, फिर तुरंत वापस पहले जैसी खामोश हो गई। एक खास मेहमान? क्या प्रेसिडेंट यान खुद यहाँ काम इंस्पेक्ट करने आए हैं? मैं सीधा उसके पास गया और टैबलेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसका मतलब समझाओ। ई ने स्क्रीन की तरफ देखा, माथे पर थोड़ी शिकन लाते हुए। मुझे इसके बारे में नहीं पता। ये तुम्हारा आदमी है। था। ई ने ऊपर देखा। उसकी काली आंखें सीधा मेरी तरफ देख रही थी, बिल्कुल मेरी तरह। मैं कभी तुम्हारी थी? मेरी सांस अटक गई। दोनों ने एक दूसरे का सामना किया एक पल के लिए। मैंने अचानक एक गहरी सांस ली। मैं चाहता हूं कि तुम इसे मेरे साथ सॉल्व करो। यूई दंग रह गई। खिड़की के बाहर बारिश तेज हो रही थी। कांच पर पानी की लकीरें आंसुओं की तरह लग रही थीं। क्यों? उसने मुझसे धीरे से पूछा। एक पल के लिए खामोशी रही। मैंने एक ऐसा जवाब दिया जिसने मुझे खुद को भी हैरान कर दिया। क्योंकि सिर्फ तुम समझती हो कि ई ग्रुप की ओल्ड गार्ड कैसे काम करती है, ये पूरा सच नहीं था।
ई ग्रुप के आधे पुराने मिडिल और सीनियर स्टाफ अब भी मेरे कमांड के अंदर थे। लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा, जिस पल मैंने उसकी मेडिकल रिकॉर्ड देखी मेरे दिल में कुछ टूट सा गया। ई ने मुझे काफी देर तक देखा, अचानक मुस्कुराई, एक थकी हुई लेकिन शांत मुस्कान। ठीक है, वो मुड़ी और ड्रॉअर से एक फाइल निकाली और मुझे पकड़ा दी। ये वाई ग्रुप की ओल्ड गार्ड के रिश्तों और कमजोरियों का नेटवर्क है जो मैंने बनाया है। इतना काफी है तुम्हें उन्हें कंट्रोल करने के लिए। मैंने डॉक्यूमेंट खोला, आंखें सिकुड़ने लगीं। ये डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा डिटेल था। साफ था कि ये हाल ही में तैयार नहीं किया गया था। तुमने इस दिन का अंदाजा बहुत पहले ही लगा लिया था। यूई ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ कोट रैक की तरफ गई और अपनी सूट जैकेट उतारी। चलो, जब तक मुझे याद है कि प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं। ई। उसकी पीठ सीधी थी, जैसे बीते हुए कल की तेजी इस पल में कुछ देर के लिए वापस आ गई हो। शायद ये आखिरी चीज थी जो वो उसके लिए कर सकती थी। ई ग्रुप कॉन्फ्रेंस रूम। मैंने आखिरी डॉक्यूमेंट लंबी टेबल के कोने तक धकेला। आपका सेवरेंस पे ट्रांसफर कर दिया गया है। मैंने वहां मौजूद वेटरन्स की तरफ देखा, जिनके चेहरों पर अलग अलग एक्सप्रेशंस थे। मेरी आवाज शांत थी। आज से ये ग्रुप और आप सबका कोई रिश्ता नहीं है। सीएफओ ने कपकपाते हुए अपना मुंह खोला। प्रेसिडेंट यान, हमने 30 साल तक वी फैमिली का साथ दिया है, इसीलिए आप डबल कॉम्पनसेशन ले सकते हैं और इज्जत के साथ जा सकते हैं। मैंने टेबल को धीरे से थपथपाया, बजाय इसके कि जू की तरह जेल में बैठकर दिन गुजारने के लिए स्विंग मशीन के टांके गिनते रहो। कॉन्फ्रेंस रूम में तुरंत खामोशी छा गई। कोने में यी ने अपना सर झुका हिया। उसकी सूट जैकेट की सिलवटें अब भी रात की बारिश से भीगी हुई थीं। वो पूरी मीटिंग के दौरान किसी बेजान बॉडी की तरह खामोश रहीं। सबके जाने के बाद यूई अब भी वहां बिना हिले बैठी थीं। क्या कुछ और है? मैंने फाइल बंद कर दी। उसने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और फाइल को दबाया। उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए थे। क्या सच में हमारे बीच कोई उम्मीद नहीं बची? मेरी नजर उसके हाथ पर पड़ी, जहां एक नया जख्म था जो पिछली रात आईना तोड़ने से लगा था। मुझे याद आया सालों पहले वो टीनेज ई जो लोहे की फेंस से कटने के बाद भी मेरे लिए स्ट्रॉबेरीज लाने के लिए दीवार पर चढ़ी थी। हथेलियों से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी मुस्कुरा कर कह रही थी कि दर्द नहीं हो रहा। क्या तुम्हें पता है उस दिन सैक में लेटे हुए मैंने क्या सोचा था? मैंने धीरे से कहा, मैंने सोचा था कि अगर तुम एक बार मुड़कर मुझे देख लेती, सिर्फ एक बार। यूई की आंखें बुरी तरह फैल गई। लेकिन तुमने नहीं देखा। मैंने फाइल वापस खींच ली। इसलिए मेरा जवाब नहीं है, बिल्कुल, थोड़ा सा भी नहीं। लिंक्स की बातें अचानक मेरे कानों में गूंजने लगी। वो सही थी। रिवेंज का सबसे अच्छा अंजाम सब कुछ भूल जाना है। मैं मुड़ा और फ्लोर टू सीलिंग विंडो की तरफ चलने लगा। सूरज की रोशनी बादलों को चीरते हुए आई। मेरे शरीर पर सुनहरी परत चढ़ गई। कुछ दिनों बाद मुझे अचानक एक अनजान नंबर से एक वीडियो मिला। वीडियो में यूई सीधी पत्थर की सीढ़ियों पर घुटनों के बल बैठी थी। उसका माथा ग्रीनस्टोन स्लैब को छू रहा था। 3 कदम, एक बार झुकना। पत्थर की सीढ़ियां गहरे लाल खून से भरी हुई थीं। उसके घुटने कब के घिसकर खून से लथपथ हो गए थे। ये उस टेम्पल का एम्बियंट साउंड है जहां मैंने कभी उसके लिए प्रेयर बीड्स की दुआ मांगी थी। ये असिस्टेंट की आवाज है। वो धीरे से रिपोर्ट करता है, प्रेसिडेंट ये 3 दिनों से घुटनों के बल बैठी हैं। एबिट कहते हैं कि वो सब कुछ पहले जैसा करने की भीख मांग रही हैं। वीडियो बंद करने के बाद अब उसके बारे में रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सेफ के पास जाता हूं और एक शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट निकालता हूं। साइन करने के बाद मैं एक पल के लिए रुकता हूं, फिर एक स्टिकी नोट निकालता हूं। पेन काफी देर तक हवा में ही रहता है। आखिरकार मैं सिर्फ 3 शब्द लिखता हूं, सारे कर्ज खत्म। जब यूई को डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, वो टेम्पल के मेडिटेशन रूम में लेटी होती है। उसे तेज बुखार है और वो पूरी तरह बेहोश है। एबट ठंडी सांस भरते हैं और गर्म चाय लाते हैं। बेनिफैक्टर, जुनून सिर्फ दूसरों को और खुद को तकलीफ देता है। वो कांपते हुए डॉक्यूमेंट खोलती है। शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट बाहर निकल आता है। स्टिकी रोड खिड़की के गैप से आने वाली हवा से उड़ जाता है और धीरे से उसके सीने पर गिरता है। अपने उन दिनों में उसे याद आता है जब वो 20 साल की थी। मैंने हमारे मीटिंग प्लेस पर बर्फ में उसका इंतजार किया था। ठंड से मेरी नाक लाल थी, पर मैं फिर भी मुस्कुराया और कहा, हाँ, मैंने आखिरकार तुम्हारा इंतजार किया, पर अब मेरा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। खिड़की के बाहर जिंगडोंग में मौसम की पहली बर्फ खामोशी से गिर रही है। लिंक्स की कार सबर्ब्स में एक एकदम सफेद बिल्डिंग के सामने रुकती है। मेरा इरादा इसके खत्म होने तक इंतजार करने का था ताकि तुम्हें दिखा सकूं। वो मेरे लिए कार का दरवाजा खोलती है। उसकी उंगलियां धीरे से मेरी हथेली को छूती हैं, पर कोई आजकल इतना वर्कहॉलिक हो गया है कि मुझे डेट ही नहीं मिली।
मैं अपनी आईब्रो उठाता हूँ। डॉक्टर लिन, क्या आप शिकायत कर रही हैं? ये एक इल्जाम है। वो ऊपर देखती है और धीरे से मेरे ईयर लोब पर काटती है। तुमने मुझे 3 दिन और 7 घंटों से निग्लेक्ट किया है। बिल्डिंग के अंदर लाइट्स चमक रही हैं। कॉरिडोर के आखिर में एक क्रिस्टल प्लैक लाल कपड़े से ढका हुआ है। लिंक्स अचानक पीछे से मेरी आंखें बंद कर देती है। काउंटडाउन 3 सेकेंड्स। अंधेरे में मुझे कपड़े के फिसलने की आवाज आती है। अब देखो। लाल कपड़ा जमीन पर गिरता है और लाइट्स के नीचे चमकता हुआ प्लैक दिखता है जिस पर लिखा है यान लिंग युआन ट्रॉमा मेडिसिन रिसर्च सेंटर। सारा प्रॉफिट ट्रॉमा की रिसर्च में लगाया जाएगा। लिंक्स की सांसें मेरे कान के पास से गुजरती हैं, उन पुरानी चोटों समेत जो तुम्हारे घुटनों पर हैं। मैं ध्यान से प्लैक को देखता हूं। मेरा गला अचानक भर आता है। वो निशान जो सालों पहले प्रेयर बीड्स के लिए दुआ मांगने के लिए घुटने टेकने से पड़े थे। पता चलता है कि उसे सब याद है। मुझे नहीं पता कि ये एक इत्तेफाक है। सेंटर के लाउंज की फ्लोर टू सीलिंग विंडो पुरानी ई ग्रुप बिल्डिंग के सामने है। मैं नीचे डेटा देख रहा हूं। अचानक मैं सीलिंग पर एक चलती हुई लाइट देखता हूं। जब मैं ऊपर देखता हूं तो सफेद दीवार पर छोटे फ्लोरेसेंट ब्लू शब्द चमक रहे हैं। लिंग युआन पतंग पेड़ में फंस गई है। मैं पूरी तरह जम जाता हूं। ये वही कोड है जो यूई ने तब बनाया था जब वो 16 साल की थी। उस दिन उसने मेरे लिए पतंग निकालते हुए अपना हाथ तोड़वा लिया था, पर वो फिर भी मुस्कुराई और बोली, लिंग युआन रो मत, मुझे दर्द नहीं हो रहा। सामने वाली बिल्डिंग की छत पर एक दुबली पतली फिगर रेलिंग से टिकी हुई है। हाथ में लेजर पॉइंटर अब भी हिल रहा है। सैकड़ों मीटर दूर होने पर भी मैं पहचान सकता हूं कि वो यूई है। उसने वही यूनिफॉर्म जैकेट पहनी है जैसे तब जब हम जेल से रिहा हुए थे, एक जिद्दी घोस्ट की तरह। लाइट का निशान चलता रहता है। एक नया सेंटेंस आता है, इस बार मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। मैं 3 सेकंड्स तक देखता हूं और खड़े होकर कर्टन्स बंद कर देता हूं। अंधेरा तुरंत कमरे को घेर लेता है। मैं लिंक्सी को कॉल करता हूं, फौरन लाउंज में आओ। वो रिंग लेकर आना जो तुमने चेंजिंग रूम के दूसरे ड्रॉर में छुपाई है। मेरी आवाज अजीब तरह से शांत है। दूसरी तरफ से टूल्स गिरने की आवाज आती है। तुम्हें क्या पता चला? लिंक्स की सांसें उखड़ी हुई हैं। मैं कर्टन्स के गैप से आती लाइट को देखता हूं। मेरे होठों के कोने मुड़ते हैं। पिछली बार तुमने छुपकर मेरी उंगली नापी थी। तुमने मेरे पूरे हाथ में चौक की धूल लगा दी थी। सामने वाली बिल्डिंग से आने वाली लेजर बीम कर्टन्स को पार करने की कोशिश करती है, जमीन पर एक हल्का सा लाइट का निशान बनाती है। मैं उस लाइट के निशान पर कदम रखता हूं। बाहर से कदमों की आवाज को करीब आते हुए सुन रहा हूं, लिंक्सी। मैं अचानक उसका पूरा नाम लेता हूं। मुझे तुम अभी यहां चाहिए हो। दरवाजा अचानक जोर से खुलता है। वो वेलवेट रिंग बॉक्स जोर से पकड़े हुए है, गहरी सांसें ले रही है। उसकी आंखें चमक रही हैं। पैरों के नीचे वाली लेजर बीम ना चाहते हुए चमकती है, फिर पूरी तरह बुझ जाती है। मेरी वेडिंग लगभग वैसे ही होती है जैसा प्लान किया था, कोई मुश्किल रिचुअल्स नहीं। मैं उसका हाथ पकड़ता हूं, एल्प्स में एक स्टार गेजिंग प्लेटफॉर्म पर। हम रिंग्स बदलते हैं। नीचे सिर्फ लगभग 10 खास दोस्त हैं। शैंपेन ग्लासेस के टकराने की आवाज पहाड़ी हवा के साथ मिल जाती है, जैसे टूटते स्टार्स की आवाज हो। मुझे लगा तुम्हें एक बड़ी वेडिंग चाहिए होगी। मैं उसे किस करने के लिए सिर झुकाता हूं। लिंक्सी मिल्की वे की तरफ देखती है। सिर्फ वही लोग जो हमेशा सेंटर ऑफ अटेंशन रहे हों जानते हैं कि साइलेंस कितनी कीमती है। वेटर बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आता है। उनमें एक बहुत ही आई कैचिंग एबनी बॉक्स है। मैं ढक्कन खोलता हूं। लिंक्सी को मेरी उंगलियों की थरथराहट महसूस होती है। वेलवेट की लेयर पर वही प्रेयर बीड्स रखे हैं जो यूई ने कभी दिए थे। हर सैंडलवुड बीड एक हल्की रोशनी छोड़ती है। साफ है कि किसी ने इसे लंबे समय से संभाला है। साथ वाले कार्ड पर सिर्फ 7 शब्द हैं। इस बार तुम्हारी शांति के लिए प्रार्थना करने की मेरी बारी है। लिनक्स बॉक्स ले लेता है और असिस्टेंट की तरफ उछाल देता है, इसे किसी टेम्पल में दान कर दो। मैं फिर से हंसती हूं, बिना सोचे बीड्स को वेडिंग बुके पर लटका देती हूं। एक वार्निंग के तौर पर यह एक अच्छी कहानी भी है। भारी हिफाजत वाले साइकेट्रिक हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर टीवी पर वेडिंग की न्यूज आ रही है। जियो की पतली उंगलियां स्क्रीन को खुरचती हैं। नाखून टूटे हुए हैं और खून निकल रहा है। वो पूरी तरह बेखबर है। मैं उसका हस्बैंड हूं। वो चिल्लाता है और एक ग्लास कप तोड़ देता है। देखो, मैं उससे ज्यादा जवान और हैंडसम हूं ना। प्रिजन गार्ड ठंडे दिमाग से देखता रहता है जब तक वो थक नहीं जाता, खून के बीच बेहोश पड़ा रहता है। फिर उसे एक मरे हुए कुत्ते की तरह घसीटता है और बेड पर फेंक देता है। नंबर 0487 फिर से नौटंकी कर रहा है। नर्स बुक में लिखती है, आज सेल फार्म की 7 घटनाएं हुई हैं। जैसे ही ये शब्द बोले जाते हैं, जियो फिर से चिल्लाता है और एक मिरर गिरा देता है। ये क्या है? ये किसने भेजा है? उसका चेहरा भयानक स्कार से भरा है। दाईं आंख पूरी तरह बंद भी नहीं हो सकती। गार्ड उसे ठंडी नजरों से देखता है। रेगुलेशंस के मुताबिक अनोनिमस डोनेशन है, तुम्हें इसे कबूल करना होगा। जियो पागलों की तरह अपना चेहरा खुरचता है जब तक खून तेजी से नहीं बहने लगता। वो इस मिरर को पहचान लेता है। फ्रेम पर एक छोटी सी लाइन लिखी है,
देखो अब तुम किसके जैसे दिखते हो। जियू मिरर को दीवार पर दे मारता है, टुकड़े हर तरफ उड़ते हैं। खिड़की के बाहर एक क्रो लोहे की बार्स के पास से उड़ता है, कान फाड़ने वाली आवाज निकालता है जैसे बेरहमी से मजाक उड़ा रहा हो। अफ्रीकन डेजर्ट के एक फील्ड हॉस्पिटल में यीवी जमीन पर बैठती है, एक बच्चे के जख्म पर पट्टी बांधती है। तेज धूप उसकी गर्दन की पीछे की स्किन निकाल देती है। महंगा सूट बहुत पहले एक पुरानी खुरदुरी शर्ट से बदल दिया गया था। जब लड़का शर्माते हुए एक गंदी कैंडी देता है, उसे धुंधला सा मैं 18 साल की याद आती हूँ। मैं हमेशा उसकी बुक्स में स्ट्रॉबेरी हार्ट कैंडीज भरना पसंद करती थी। फोन वाइब्रेट होता है। हेडलाइंस ने अनाउंस किया कि एलआई आज पब्लिक हो गई है। अंदाजे के मुताबिक मार्केट वैल्यू 1 ट्रिलियन से ज्यादा है। जैसे ही लॉक स्क्रीन की लाइट जलती है, नर्स इस आमतौर पर शांत रहने वाली चाइनीज डॉक्टर को देखकर हैरान हो जाती है। उसका फोन वॉलपेपर यूनिफॉर्म में एक टीनेजर है। फोटो में लड़का एक चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे खड़ा है और पीछे देखकर मुस्कुरा रहा है। जब बेल बजती है, लिंग न्यूयॉर्क की एक छत पर फायरवर्क्स चलाती है। LIFO लिस्टिंग के गिफ्ट के तौर पर वो मुझे पीछे से गले लगाती है, अपनी ठोड़ी मेरे कंधे पर रखते हुए। यूई से मुकाबला करें, जिसने उस साल पूरा अम्यूजमेंट पार्क बुक किया था। इसका उससे क्या मुकाबला। मैं मुड़ी और लिंच को किस किया। वो इसके सामने कुछ नहीं है। तुम उससे 10 गुना बेहतर हो। फायरवर्क्स हमारे ऊपर फटते हैं, वॉल स्ट्रीट की कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं को रोशन करते हुए। रोशनियां